आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं उपेंद्र अनमोल मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिस्ट्री के क्लास में एक बार पूरी तरीके से ब्रीफिंग करेंगे कि शुरुआत से लेकर के मॉडर्न हिस्ट्री और लास्ट तक हम लोगों को क्या पढ़ना है। यद्यपि हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था फर्स्ट फेज में यूरोपीय कंपनियों का किस तरीके से आगमन हुआ, लेकिन एक पूरा रोड मैप बना लिया जाए ताकि उसी के अकॉर्डिंग खाली हम लोग सिर्फ पढ़ते रहें और चीजों पर समझ बनाते रहें और उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहें। साथ ही मेरे द्वारा मैं जब यहाँ पर रोड मैप पे डिस्कशन कर दूंगा तो उससे आपको स्वयं भी एनसीईआरटी वगैरह जो आप पढ़ते रहेंगे उसमें भी आपको आसानी होगी, उसी डायरेक्शन में आप पढ़ते रहेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर क्लास करते रहेंगे तो उससे बहुत आसानी सुविधा स्वयं के सेल्फ स्टडी में भी होगी। इसलिए मैंने सोचा कि आज सबसे पहले जो है एक बार जो हम लोगों ने चार्ट बनाया था उसी चार्ट के अनुसार कैसे पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को एक ही जो है समझ के अनुसार पढ़ा जा सकता है, एक डायरेक्शन में एक फ्लो में कैसे जाना जा सकता है, इसको सबसे पहले एक बार देख लिया जाए और फिर जो है उसके अंदर अलग अलग जो चैप्टर है टॉपिक है उसको फिर हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से समझ आएगा और इससे आपको आपका समय भी बचेगा और आपको सोचने समझने में भी आसानी होगी। देखिए एक बार पुनः वही चार्ट बनाते हैं और उस चार्ट में कैसे आगे हिस्ट्री को हम लोग पूरा हिस्ट्री को कैसे कवर करेंगे उसके लिए जो है पूरी तरीके से समझते हैं। तो देखिए मॉडर्न हिस्ट्री ध्यान से सुनेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक इतिहास, और इसमें भी मैंने आपको डिस्कशन किया था कि आधुनिक इतिहास को 1757 के बाद ही माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि आधुनिक शब्द का मैंने आपको अर्थ बताया। आधुनिक का मतलब होता है कि पहले जैसा नहीं होना, और पहले जैसा नहीं होने का मतलब पहली व्यवस्था का समाप्त हो जाना, नई व्यवस्था का आना। और नई व्यवस्था कब आई? जब अंग्रेजों के द्वारा भारत में शासन सत्ता में भागीदारी प्राप्त की गई। अर्थात एक तरीके से देखा जाए जब ब्रिटिश कंपनी यहां पर शासन करने लगी प्लासी के युद्ध के बाद, तभी से नई व्यवस्था आई। अर्थात अगर मॉडर्न हिस्ट्री की वैसे बात मानी जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कहां से होती है? 1757 से शुरुआत मानी जाती है। और ये क्यों शुरुआत मानी जाती? क्योंकि यहीं से ब्रिटिश कंपनी का शासन शुरू हुआ। ब्रिटिश कंपनी का शासन शुरू हुआ और आप जानते हैं ये प्लासी के युद्ध के बाद हुआ। प्लासी का युद्ध इसीलिए बहुत निर्णायक माना जाता है। यद्यपि आप देखेंगे तो प्लासी का युद्ध कोई इतने बड़े पैमाने पर नहीं लड़ा गया था। मतलब प्लासी का युद्ध अगर आप बाई चांस आपके सामने होता तो आप उसको बहुत कायदे से युद्ध ही नहीं मानते। बंगाल, जो पश्चिमी बंगाल है जिसको हम लोग बंगाल कहते हैं, उसी के मुर्शिदाबाद से 22-23 मील दूर नदिया जिले में प्लासी नामक गांव पर प्लासी युद्ध हुआ था और सारा सब सेटिंग जैसा दिखता था। मीर जाफर वगैरह सब जानते हैं, अंग्रेजों ने सब सेट कर लिया था और इस तरीके से सेटिंग हुई कि युद्ध कोई बहुत लंबा नहीं, 5-6 घंटे में जानते सब कुछ एक तरीके से देखा जाए तो निर्णय हो गया। हाँ, लेकिन भारतीय इतिहास में प्लासी युद्ध का बहुत महत्व है। रियल में ग्राउंड पे अगर देखा जाए तो ग्राउंड पर प्लासी का युद्ध कोई ऐसा निर्णायक युद्ध नहीं था। वो कोई आप देखेंगे तो पानीपत जैसा युद्ध भी नहीं था, या महाराणा प्रताप ने जो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था वो तो बहुत भयानक युद्ध था। अर्थात उसमें देखा जाए तो जबरदस्त युद्ध को देखने की अगर जानते हैं आपके अंदर है कि भाई युद्ध होता कैसे है, तो उसके लिए हल्दी घाटी का युद्ध देखा जा सकता है। कितना जबरदस्त तरीके से युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध में ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, लेकिन प्लासी का युद्ध इतिहास के लिए बहुत महत्व रखता है। इसलिए महत्व रखता है क्योंकि यूरोपीय कंपनियां जो भारत में व्यापार करने आई थी वो व्यापार से शासन की तरफ मूव कर गई। अर्थात यहां से देखा जाए तो ब्रिटिश कंपनी का शासन शुरू होता है और ये शासन कोई 1-2-4 वर्षों तक नहीं, बल्कि ये शासन 200 वर्षों तक भारत में शासन 200 वर्ष तक, मोटे तौर पर 200 वर्ष तक भारत में इनका शासन होता है। भारत में शासन
तो 200 वर्ष तक भारत में शासन इनका हो रहा है। भाई 1947 तक अंग्रेजों का शासन रहा। अगर आप देखेंगे तो सीधे 200 वर्ष नहीं दिखेगा, क्योंकि 1757 से 1857 100 वर्षीय जब ब्रिटिश कंपनी रही, और इसके बाद 1857 से लेके 1947 मोटे तौर पर 90 वर्ष जो है ये रहा। तो 190 वर्ष होता है, लेकिन मोटे तौर पर बोलने के लिए कहा जाता है कि 200 वर्षों तक अंग्रेजों का शासन रहा। और इससे पीछे जानते हैं 800 वर्षों तक जो भारत में मुस्लिम शासक आए, जिन्होंने भारत के तमाम क्षेत्रों पर कब्जा किया, उनका मोटे तौर पर 800 वर्षों तक शासन रहा। वो जो 800 वर्षों तक शासन रहा वो मध्यकाल रहा, वो मध्य इतिहास, मेडाइवल पीरियड है। उसमें केवल मुस्लिम आक्रांता या अरबी आक्रांता या तमाम देशों के जो आक्रांता आए वही नहीं, बल्कि उसमें और भी सारी चीजें हैं। यद्यपि जब भारत के इतिहास को लिखा गया तो उसमें ज्यादा मुगलों को ध्यान दिया गया, उन्हीं पर ज्यादा फोकस कर दिया गया, जिसके नाते मेडाइवल हिस्ट्री में ऐसा लगता है कि केवल मुगल शासन है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें बहुत सारा शासन रहा है। तो ऐसे आधुनिक इतिहास को यहीं से शुरू माना जाता है। और ये 200 वर्षों तक जो शासन है वो शासन इसके अंतर्गत आता है। लेकिन इस पूरे इतिहास को जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के नजरिए से पढ़ते हैं तो 1600 से इसकी शुरुआत करते हुए पढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के नजरिए से पहला जो फेज है वो 1600 से लेकर के 1757, जिसमें यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन और उनके आपस में संघर्ष और अंततः ब्रिटिश कंपनी का भारत में सत्ता स्थापित करना, यहां तक एक फेज हो जाता है, जिससे एक दो सवाल बनता है, जिसमें कौन कंपनी पहले आई, कौन सी कंपनी बनी, और फिर जो कंपनियां आई, जैसे पुर्तगीज कंपनी आई, डच कंपनी आई या ब्रिटिश कंपनी आई, फ्रेंच कंपनी आई, तो क्या व्यापार करते थे, कौन सा महत्वपूर्ण, जानते हैं उन्होंने कारखाना स्थापित किया, और उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, एक दो क्वेश्चन वहां से बन जाते हैं। दूसरा फेज जो शुरू होता है वो 1757 से लेकर 1857 के बीच में, जब भारत में ब्रिटिश कंपनी का शासन हुआ। तो ब्रिटिश कंपनी के शासन को कैसे ब्रिटेन की संसद ने रेगुलेट किया, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। तो यहां पर रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट और बाकी सारे एक्ट और उनके उस दौरान जो महत्वपूर्ण तथ्य और सब चीजें उभरी। और ब्रिटिश कंपनी के शासन के दौरान ही भारत में शिक्षा को लेकर के, भारत में पुलिस व्यवस्था को लेके, भारत में प्रशासन को लेकर के, और भारत में टैक्सेशन, टैक्स सिस्टम को लेके, जमींदारी, रैयतबाड़ी, महालबाड़ी, इन सबको लेकर के जो पहल हुई वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। उससे 2 से 3 सवाल बनता है। और इसके बाद जो सबसे ज्यादा सवाल बनता है, या यूं कहें कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन और खासकर मेंस में क्वेश्चन जो बनता है, वो 1857 का जो विद्रोह है और उसके बाद की परिस्थिति। लेकिन एक चार्ट अगर बनाया जा सके तो पूरी तरीके से जाना जा सकता है कि क्वेश्चन किस क्रम में रहेंगे। सबसे पहले मैं उसी पे यहां पे प्रयास करना चाह रहा हूं। तो देखिए, एक तो इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखिएगा, इतिहास यहीं से शुरू माना जाता है, मॉडर्न है कि नहीं, क्योंकि यूपीएससी के मेंस का सिलेबस भी देखेंगे तो वो यहीं से मेंस का सिलेबस डालते हैं। बात समझ रहे हैं? अब देखिए, हम लोगों ने पहले ये बंटवारा किया था, पहले ये बंटवारा किया हुआ था। इस बंटवारे को दोबारा एक बार लिख देते हैं। आधुनिक इतिहास को फेज वाइज, देखिए, पढ़ने से ज्यादा जरूरी होता है कि पहले कैसे पूरी पढ़ाई को हम लोग कवर करेंगे, पूरी पढ़ाई को कैसे जिस्ट के रूप में, सार के रूप में लेकर के चलेंगे, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जब मेंस की राइटिंग की बात होती है और हम लोग मेंस की क्लास लेते हैं तो सबसे पहले 2 से 3 क्लास हर पार्ट पर इसलिए लिया जाता है कि पूरे विषय को कैसे जानते समराइज किया जाए, और समराइज करके कहां कहां का कंटेंट इंपॉर्टेंट है, कहां कहां का कंटेंट इंपॉर्टेंट है, कैसे उस कंटेंट को लिया जाए। यही करीब 20 से 25 दिन की जो क्लास होती है, उस पूरी क्लास से मेंस पर बेहतरीन पकड़ बन जाती है। जो बच्चे पढ़े हुए होते हैं, और केवल 20 से 25 दिन की अगर मेंस की क्लास सारे पार्ट पे ले लीजिए, 3 से 4 दिन की क्लास, मतलब 10-10 घंटे की क्लास, 10 घंटे की इकोनॉमी पे, 10 घंटे हिस्ट्री पे, तो ये सबको पता चल जाता है, अच्छा ये ट्रैक है पढ़ने का, और इसमें क्वेश्चन को ऐसे सेट किया जाए, तथ्य को ऐसे सेट किया जाए, तो सारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। वही मैं चाहता हूं, शुरू में कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाए
और उसके लिए जरूरी है कि पहले पूरे पर जिस्ट बना लिया जाए। तो ये तो आप जान रहे हैं जो मैं अभी लिख रहा हूं कि फेज 1, चरण 1, पहला फेज है 1600, जो मैं कई बार लिख चुका, इसीलिए ताकि ये आपको पूरे तरीके से ध्यान रहे। ये पहला चरण है, पहला चरण है, और इसमें मैंने बात किया यूरोपीय कंपनियों का आगमन, और इस पे हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा भी, कुछ चीजें और हैं उसको भी पढ़ लेंगे। यूरोपीय कंपनियों का आगमन इस रूप में बड़ा फेमस है ये, और फिर इनका आगमन होता है, ये व्यापार अपना शुरू करते हैं। लेकिन व्यापार करने के क्रम में ही इन लोगों को पता चलता है कि और लाभ कमाया जा सकता है अगर शासन सत्ता स्थापित हो जाए। देखिए, व्यापार, वही व्यापारी सबसे आगे जाता है जो शासन सत्ता से जुड़ा होता है। जैसे भारत में जो है धीरू भाई अंबानी आगे कैसे बढ़े, सबको पता है कि राजीव गांधी के द्वारा जो टेलीकॉम पॉलिसी लाई गई या जो कुछ निर्णय लिया गया, वो निर्णय शासन सत्ता से जुड़े होने के कारण उनको पहले से ही जानते पता है। मान लीजिए इस समय सरकार कोई निर्णय ले और कोई शासन सत्ता से जुड़ा हुआ उद्योगपति होगा, तो जो यहां पर नई शुरुआत हो रही है उसी उद्योग से वो पहले से जुड़ जाएगा, तो जो पहले जुड़ेगा उसको तो लाभ होगा ही, उसको तो पहले लाभ होगा ही। तो अब देखिए, ये जो है 1757 से लेकर के ये 1857, ये भारत में ये दूसरा चरण है, और वास्तव में यहीं से मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत है। ये द्वितीय चरण है, सेकंड फेज है। और इस चरण में क्या है, इस चरण में ब्रिटिश कंपनी का शासन हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन। जानते रॉबर्ट क्लाउ, उसी ने प्लासी के युद्ध में पूरा सेटिंग किया, और सेटिंग करके जानते हैं वो प्लासी का युद्ध जीत लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन। देखिए, रॉबर्ट क्लाउ, जानते क्लाउ पढ़ने लिखने में तो अच्छा नहीं था, उसके माता पिता बड़ा फोकस करते थे, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ने में नहीं आगे था लेकिन सेटिंग में बड़ा आगे था। भारत में क्लर्क बन के आया, लेकिन जानते हैं गवर्नर बन करके यहां पर शासन किया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना उसके पास टैलेंट रहा होगा। हाँ, पढ़ाई लिखाई में नहीं आगे था, सेटिंग में बड़ा आगे था वो। तो कई बार सेटिंग करने वाले और सफल हो जाते हैं। अब देखिए तृतीय चरण, थर्ड फेज, ये तृतीय चरण। अब तृतीय चरण में जानते ये ब्रिटिश शासन होता है, ये ब्रिटिश कंपनी का शासन है और ये ब्रिटिश शासन। अब देखिए यहां से मैं कैसे पूरा फेज बना रहा हूं। यहां तक तो समस्या जनरली नहीं रहती, ये समझ में आ जाता है। पहला टॉपिक हो गया यूरोपीय कंपनियों का आगमन, और दूसरा टॉपिक हो गया कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। लेकिन ध्यान से सुनेंगे, दूसरे लोग यहां पर शासन जब करेंगे तो भारत का शोषण करेंगे, और शोषण क्यों कर पाते हैं, क्योंकि उनको पता होता, देखिए शोषण इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि भारत का समाज बटा हुआ है, भारतीय आपस में बटे हुए हैं, भारतीय आपस में जातियों में, धर्मों में, क्षेत्रों में, भाषाओं में, मतलब भारतीयता का बोध ही नहीं है। एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो है जब आप बटे हुए होंगे तो आपका जानते हैं दुरुपयोग होगा, आपका मिसयूज होगा। अगर आप अपने परिवार में, अपने समाज में ही देखिए कि अगर आप संगठित होकर के रहते हैं तो आपके खिलाफ जानते हैं किसी की चाल जो है, या कहिए किसी का बुरा जानते हैं जो बुरी चाल है, वो सफल नहीं होगी। लेकिन अगर आप बटे होंगे तो दूसरा जानते हैं आपके साथ जो है चाल चल सकता है और उसमें सफल हो सकता है। अंग्रेज भी शुरू में उनको आइडिया नहीं था, जब व्यापार करने आए तो उन्होंने देखा कि भारत में तो भाई बड़ा बटा हुआ समाज है। शुरू में व्यापार कर रहे थे तो उनको आइडिया नहीं था, लेकिन जब अलग अलग राज्यों के पास गए, मुगल शासन में भी उन्होंने देखा, तमाम नवाबों को देखा, तो उन्होंने देखा कि इसको मिसगाइड किया जा सकता है, और मिसगाइड करके प्लासी का युद्ध लड़ करके उन्होंने देख लिया, उसमें सफल भी रहे। और जब सेटिंग में सफल हो गए तो उनको लगा कि धीरे धीरे जानते सारा अपने पक्ष में किया जा सकता है, और जो अपने पक्ष में करेगा सिस्टम को, जो गलत तरीके से सिस्टम को प्राप्त करता है,
वो जानते हैं भ्रष्टाचार और उसका गलत दुरुपयोग तो करेगा ही करेगा, और गलत दुरुपयोग करेगा तो निश्चित रूप से जानते हैं दुरुपयोग होगा, शोषण होगा और तमाम चीजें प्रभावित होंगी। क्योंकि आप विश्व बैंक का अगर डाटा देखिए तो भारत लगभग 1750 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था और लगभग दुनिया की 24.5 से 25% इकोनॉमी, आर्थिक गतिविधि और पूरी दुनिया का धन भारत के पास था। अब ये 1757 के बाद ऐसा क्या हुआ कि जो मात्र 100-150 वर्षों में जानते हैं सारा सब कुछ लुट गया और भारत गरीब देश हो गया। भारत में गरीबी सबसे ज्यादा, शिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, सारी समस्या ही आ गई। इसका मतलब है कितने बुरे स्तर पर अंग्रेजों ने भारत को लूटा। और अब तो अनुमान भी है कि लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर, सोचिए भारत की इकोनॉमी 3.2 ट्रिलियन डॉलर के आसपास इस समय है। 3.1 तो आप नेट पे चेक करेंगे तो मिल जाएगा। तो 3.1 ट्रिलियन डॉलर और सोचिए 45, तो आप समझ सकते हैं 15 तिया 45, मतलब 15 गुना ज्यादा तो अंग्रेज लूट के ले गए जितना अभी हमारी क्षमता है। और वो कैसे लूटे होंगे उस पूरी बात को जानते समझते हुए इतिहास को पूरी तरीके से समझना है। क्योंकि इतिहास सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ा जाता है कि इसको एग्जाम में प्रश्न लिखना है, एग्जाम में उत्तर देना, इसलिए भी पढ़ा जाता है कि इतिहास का बोध हो। क्योंकि इंटरव्यू में जवाब भी देना है, कोई वार्तालाप है, कोई जानते कोई आपसे सवाल जवाब है, जवाब आप कैसे देंगे जब आप इस पूरे विषय वस्तु को समझ रहे हैं। और तभी इंटरेस्ट भी आएगा। इंटरेस्ट आएगा तो आप उस नजरिए से पढ़ेंगे तो हमेशा चीजें याद रहेंगी। बहुत स्टूडेंट पढ़ते हैं और सब चीज भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? उनको लय का ही पता नहीं, उनको कनेक्शन का ही पता नहीं, कनेक्ट कैसे चीजें होती हैं वो जानते ही नहीं। और इंटरकनेक्ट क्यों नहीं कर पाते? इसीलिए नहीं कर पाते, जब सारी चीज का मूल पता होगा तब तो। फैक्ट पढ़ना सबको आता है, लूसेंट टाइप की स्टडी हर कोई कर सकता है, वन लाइनर कि कौन कब आया, कौन सा युद्ध कब हुआ, लेकिन ये सब सारी चीजें भूल जाएंगी। जब तक आपको रिवीजन रहेगा तब तक याद रहेगा, लेकिन जो चीज आप समझ करके पढ़ लेंगे उसको भूलना संभव नहीं होता। उसमें वो सारे बिंदु आपको मोटे तौर पर याद रहते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जहां टर्निंग पॉइंट होती है वहीं से सवाल पूछा जाता है। सवाल हर जगह से नहीं पूछा जाता, सवाल उन चीजों से ज्यादा पूछा जाता है जहां इतिहास में कोई टर्निंग पॉइंट है, कोई महत्वपूर्ण जानते हैं तथ्य है, महत्वपूर्ण परिवर्तन है, महत्वपूर्ण जानते कोई घटनाक्रम है। और ये जब समग्रता में आप चीजें जानेंगे तभी जान पाएंगे कि कहां से क्या है और कहां से क्या नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो अब देखिए, जैसे यहां पर ध्यान से सुनेंगे। अब देखिए मैं लिखते हुए चलता हूं, अब ऐसे क्रम बना के चलना। देखिए यहां पर एक चैप्टर हो गया कि यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, ऐसे लिखते हुए चलिए। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, और फिर इनका जानते हैं खिलवाड़ शुरू होता है। और फिर ये 1757 से लेके 1857 यहां पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, या यूं कहें शोषण, ईस्ट इंडिया कंपनी का शोषण। इसी दौर में जानते हैं भारत का आर्थिक और नैतिक शोषण होता है। हाँ, बिल्कुल सही बात। तो देखिए अब यहां पर देखिए भारत का आर्थिक एवं नैतिक शोषण है। आर्थिक शोषण का मतलब होता है पैसा चुरा ले जाना, धन चुरा ले जाना, भारत से तमाम धन संसाधनों को ले जाना। और नैतिक शोषण होता है कि आत्मविश्वास को गिरा देना। ये आत्मविश्वास ऐसा पैदा कर देना कि तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, तुम लोग पिछड़े हुए लोग हो, तुम लोग जानते हैं आदिवासी समाज हो, तुम्हारा समाज बहुत पिछड़ा रहा है, तुम लोग जातियों में बटे हो, तुम लोग धर्मों में बटे हो, तुम जो है असभ्य हो, अनसिविलाइज्ड हो, और धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई के माध्यम से ये महसूस करवा देना।
भारत की परंपराओं, धार्मिक चीजों में अंधविश्वास, उसको इस तरीके से डिफाइन करना कि आपको अंधविश्वास लगने लगे, और उस समय के साइंस का उपयोग करके, तर्क का उपयोग करके उसको साबित कर देना। भारत में कोई घटना छोटी मोटी थी, उसको बड़ा करके दिखा देना। जैसे सती प्रथा की घटना कोई आम घटना नहीं थी। तो ऐसा नहीं कि सती प्रथा पूरे प्रचलन में थी, हर गांव में सती, ऐसा कुछ नहीं। सती प्रथा की घटना कुछ क्षेत्रों तक सीमित थी और सिंबॉलिक थी। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सती प्रथा होती ही नहीं थी, लेकिन ऐसा भी नहीं कि पूरे देश में सती प्रथा की कोई घटना चल रही थी। लेकिन उन्होंने ऐसे साबित किया, सती प्रथा का अंत। लगता है कि भारत में सब सती सती ही हो, महिलाओं को किया जा रहा था, अपमानित किया जा रहा था। ठगी प्रथा का अंत, नरबल प्रथा का अंत, विधवा विवाह की शुरुआत, ये सब तमाम चीजें उन्होंने दिखाया, जिससे लगने लगा कि भारतीय समाज पिछड़ा हुआ समाज है। और भारतीय समाज जो है, बात समझ रहे हैं, भारतीय समाज जो है इस तरीके से पिछड़ा हुआ समाज है। भारतीय समाज जो है कभी जो है बेहतर समाज था ही नहीं। और उन्होंने फिर अपना मिशन बताया कि वी आर ऑन सिविलाइजिंग मिशन, हम लोग सिविलाइजिंग मिशन पे हैं और भारतीयों को सभ्य बनाने आए हैं। सोचिए, जो आदमी भारत में व्यापार करने आया, जो आदमी भारत में व्यापार के माध्यम से आर्थिक शोषण करने आया, वो अपने को बता रहा कि हम सिविलाइजिंग मिशन पे हैं, हम कानून का शासन स्थापित करने आए हैं, हम भारतीयों को बेहतर शासन देने आए हैं। वो तो दादा भाई नौरोजी ने 1868 में जब किताब लिखी और उसमें पूरी तरीके से उन्होंने साबित किया तर्क के माध्यम से, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कि भारत में गरीबी और अन ब्रिटिश रूल। तो भारत में अन ब्रिटिश रूल है, ब्रिटिश रूल नहीं है। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश रूल तो अच्छा होता है, क्योंकि ब्रिटेन में उन्होंने देखा कि ब्रिटेन में बड़ा अच्छा रूल है, वहां के लोगों को बहुत अच्छा जीवन है, बड़ी सुख सुविधाएं हैं, सारे अधिकार हैं महिलाओं पुरुषों सबको। लेकिन भारत में तो अन ब्रिटिश रूल है। भारत में केवल सड़क वहीं बन रही है जहां अंग्रेजों को चाहिए, रेलवे वहीं बन रहा है जहां तक संसाधनों की पहुंच उन्हें चाहिए। जंगलों तक रेलवे लाइन बिछा दिया, क्योंकि वहां से संसाधन लाना था, कोई खनिज लाना था, कोई कोई और चीज लाना था। मतलब उन्होंने भारत का, देखा जाए तो भारत में आधारभूत संरचनाओं का विकास किया, मना नहीं किया जा सकता, लेकिन अपने हितों के लिए। उन्होंने भारत में कुछ विकास का भी काम किया, लेकिन सिर्फ अपने हितों के लिए। तो फिर उसको विकास कहा ही नहीं जा सकता। विकास का मतलब जो जनता के हितों के अनुसार हो। तो ये आर्थिक और नैतिक शोषण। अब देखिए यहां पर निर्णायक क्या हुआ, फिर 1857 का विद्रोह हुआ। 1857 का विद्रोह संग्राम, वो लोग इसको विद्रोह ही साबित करते हैं, लेकिन ये वास्तव में स्वतंत्रता संग्राम था। अब देखिए 1857 का, इसीलिए हम यहां पे लिखते हैं कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, क्योंकि जब आप शोषण करेंगे और लोगों को परेशान करेंगे तो एक समय के बाद निश्चित रूप से उसके खिलाफ प्रतिक्रिया होगी, और वही प्रतिक्रिया 1857 का विरोध। लेकिन 1857 के विद्रोह, या जो भी कहिए आप, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में, या विद्रोह, चूंकि इतिहास के हिसाब से इस परिभाषा को विद्रोह ही माना जाता है, तो 1857 का विद्रोह या 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में हम लोग सफल क्यों नहीं हुए? क्योंकि जानते, साझेपन का अभाव था। हम लड़ तो रहे थे, लेकिन देश के लिए नहीं, पूरे देश के हितों के लिए नहीं, अपने हितों के लिए। कोई राज जानते हैं अपने हितों के लिए, कोई कोई व्यक्ति अपने हितों के लिए, तो कोई नानाजी पेंशन के लिए, तो ऐसे बहुत सारे लोग। तो यहां पे जानते हैं ये विद्रोह हुआ और इसमें असफलता मिली, इसमें हम असफल रहे। अब देखिए विद्रोह में असफल क्यों रहे, यहां से कहानी पूरी शुरू होती है। पहली बात तो देखिए, यहां पे व्यापार करने के लिए आए और यहां खूब शोषण किया, शोषण किया तो विद्रोह हुआ। विद्रोह हुआ, ये विद्रोह जानते हैं अंग्रेजों को पहली बार महसूस हुआ। विद्रोह तो और भी हुआ था, किसानों ने पहले भी किया था, कुछ जनजातियों ने भी किया था, कुछ धार्मिक लोगों ने भी छोटा मोटा विद्रोह किया था। लेकिन यहां पे जो विद्रोह हुआ, ये अंग्रेजों को संगठित विद्रोह लगा। अंग्रेज इससे दबाव में भी आए, पहले इतना नोट करिए, यहां पे अंग्रेज दबाव में भी आए। लेकिन अब देखिए इसमें सफल हम लोग नहीं रहे। हाँ बिल्कुल सही बात। अब देखिए, अब ये 1857
कि विद्रोह या क्रांति, अभी तो मैं सारी बात लेके चल रहा हूं, क्रांति में असफलता, असफलता देखिए, इस क्रांति में असफलता मिली। क्यों मिली जानते हैं असफलता? क्योंकि साझेपन, साझे हित, साझे भविष्य, ये सबकी कमी थी। साझे हित, साझेपन, साझे भविष्य, की कमी, इसकी कमी थी। मतलब भारतीयता का बोध नहीं था, राष्ट्रीयता, भारतीयता, राष्ट्रीयता, भारतीयता या राष्ट्रीयता, भारतीयता या राष्ट्रीयता का बोध नहीं था। अब भारतीयता राष्ट्रीयता का बोध नहीं था, तो ये बोध कैसे किया जाए? अब जरा ध्यान दें, देखिए भारत में भारतीयता राष्ट्रीयता के बोध की कमी थी, क्योंकि समाज में विभाजन था, समाज में विभाज्यता थी। ये पहले लिख लें, फिर इसके बाद मैं चार्ट बनाता हूं, नोट करें। अब देखिए यहां से असफलता, अब कारण मैंने वहां लिखा, देखिए साझेपन, साझे हित, साझे भविष्य का नहीं होना, नहीं होना। अब यहां दो चीज देखिए, विभाज्यता, विभाज्यता और विषमता। अब भारतीय समाज में दोनों चीज हो चुकी थी। एक तो हम लोग, भारत का समाज जो था वो समुदाय में बटा हुआ था, अनेक प्रकार, जाति का समुदाय, भाषा का समुदाय। भारतीय समाज का, भारतीय समाज का अनेक समुदाय में बटा होना, और भारत में अमीरी गरीबी का, भारत में अमीरी मतलब अमीरों गरीबों के बीच बड़ा अंतर होना। तभी तो कोई बांटेगा हमें, जब हमारे यहाँ पे सबको समान लाभ मिलेगा ही नहीं, तो निश्चित रूप से जानते हैं समाज को बरगलाना आसान हो जाता है। हाँ, लास्ट में कर लेंगे। तो विभाज्यता और विषमता, भारतीय समाज का अनेक समुदाय में बटा होना, और भारत में अमीरों गरीबों के बीच में अंतर का पाया जाना। अब दो मुद्दा यहां पे आया, देखिए अब भारत को कैसे भारत को कैसे एक किया जाए, भारतीयों को कैसे एक किया जाए, अर्थात कैसे साझेपन का भाव लाया जाए, और साथ ही साथ कैसे, मतलब अगर मूल
रूप से बोला जाए तो भारत को एक राष्ट्र के रूप में कैसे संगठित किया जाए और भारत को एक राज्य के रूप में कैसे संगठित किया जाए, ये दो सवाल था। और इन्हीं दोनों सवालों के ऊपर जानते हैं सारा प्रयास हुआ, एफर्ट हुआ है, और उसी को एक चार्ट बना करके यहां पे लिख ले, भारत को कैसे संगठित किया जाए। विद्रोह 1857 की क्रांति या विद्रोह के बाद भारत में प्रयास। अब क्या प्रयास हुआ, भारतीय समाज को एक साथ कैसे लाया जाए, भारतीय समाज को एक साथ कैसे लाया जाए, अर्थात भारत को एक राष्ट्र में कैसे बदला जाए, भारत को एक राष्ट्र के रूप में, राज्य नहीं राष्ट्र, एक नेशन के रूप में, भारत को एक राष्ट्र के रूप में कैसे बदला जाए। भारत को एक राष्ट्र के रूप में कैसे बदला जाए, और भारत को एक राज्य के रूप में कैसे बदला जाए। देखिए दो शब्द है, एक राष्ट्र, भारत को एक राज्य के रूप में कैसे बदला जाए। तो भारत एक राज्य कैसे बनेगा, भारत एक स्टेट कैसे बनेगा। देखिए भारत को एक राज्य, ये दो शब्द को जरा पहले समझिए। देखिए भारत को एक राष्ट्र के रूप में कैसे बदला जाए और भारत को एक राज्य के रूप में कैसे बदला जाए। तो भारतीय समाज को एक साथ कैसे लाया जाए, तो इसके लिए भारत को राष्ट्र के रूप में। अब देखिए राष्ट्र और राज्य ये दो शब्द आ गया, सारे समाज को एक साथ लाने के लिए एक भूगोल से जोड़ना होगा और भारत को राज्य के रूप में बदलने के लिए तो अंग्रेजों को भगाना होगा, क्योंकि भारत में अंग्रेजों का शासन था। मतलब ध्यान से सुनेंगे, इसके लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, धर्म समाज सुधार आंदोलन करना पड़ेगा। धर्म समाज सुधार आंदोलन, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, धर्म समाज सुधार आंदोलन करना पड़ेगा। इसके लिए हमें धर्म समाज सुधार, तभी तो भारत को एक राष्ट्र बनाएंगे। पूरे देश से आपको जुड़ाव कैसे होगा, पूरे देश से जुड़ाव तब होगा जब धार्मिक सुधार होगा। पहले तो लोग आपस में ही बटे हुए हैं, कोई उच्च वर्गों में, कोई निम्न वर्गों में, कोई पिछड़े वर्गों में, तमाम ऐसे शब्द हैं, स्त्रियों पुरुषों, तमाम तरीके की आपस में जो समस्या है उसको सुधारा जाए। और उसी को लेकर के आप देखेंगे ब्रह्म समाज से लेके, प्रार्थना समाज से लेकर के, आर्य समाज से लेकर के, विवेकानंद के रामकृष्ण मिशन आंदोलन, और ऐसे बहुत सारे जानते प्रयास हिंदुओं और मुस्लिमों में भी जानते अलीगढ़ आंदोलन, देवबंद आंदोलन, ऐसे बहुत सारे प्रयास हुए जिससे भारतीय समाज को एक करने के लिए प्रयास करना संभव हुआ। अच्छा, दूसरी तरफ भारत को राज्य में बदलने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को शुरू करने का निर्णय लिया गया, कांग्रेस की स्थापना हुई, राष्ट्रीय आंदोलन। तो यहां पर दो प्रयास, अर्थात धर्म समाज सुधार आंदोलन और फिर राष्ट्रीय आंदोलन। और राष्ट्रीय आंदोलन में भी पहले नरमपंथ मॉडरेट्स जो ये कहते थे कि भारत का आर्थिक शोषण हुआ और आर्थिक शोषण ना हो, वो कैसे कम हो, उसके लिए प्रयास शुरू किया नरम पंथ के लोगों ने। फिर गरम पंथ के लोग आए, उन्होंने कहा नहीं, भारत का खाली आर्थिक शोषण नहीं हुआ, सांस्कृतिक शोषण भी हुआ है। हमारी संस्कृति को, हमारी परंपरा को, हमारी विरासत को,
हमारे गौरव को मिटाया गया है। इसलिए भारत का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो है आगे बढ़ना चाहिए, भारत का सांस्कृतिक उत्थान होना चाहिए। वंदे मातरम, भारत माता जैसे शब्द आए और बहुत सारी चीजें जानते इस क्रम में शुरू हुई। बाद में गांधी जी ने नरम पंथ, गरम पंथ, क्रांतिकारी सबको मिला करके जानते हैं एक राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ाने का निर्णय लिया, जिसको गांधीवादी आंदोलन के रूप में जाना जाता। तो अब देखिए इसको एक चार्ट में ऐसे हम लोग करते हैं। 1857 का विद्रोह, अब एक बड़ा पॉइंट ये है। फिर अब देखिए यहां पर धर्म समाज सुधार आंदोलन, धर्म समाज सुधार आंदोलन। अब धर्म समाज सुधार में हिंदुओं में भी, मुस्लिमों में, या मैं इकट्ठा लिख देता हूं, बाद में जब पढ़ाते समय बंटवारा करेंगे। जैसे ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, मोटे तौर पर कुछ रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन, ये सब बड़े बड़े एफर्ट्स थे। फिर जो है राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन, और राष्ट्रीय आंदोलन में नरम पंथ, मॉडरेट्स, गरम पंथ, क्रांतिकारी, गांधीवादी, गांधीवादी, और फिर इसके अंदर भी जानते हैं जैसे वामपंथी, मजदूर, ये सब आंदोलन, ऐसे बहुत सारे आंदोलन खड़े हुए। अब इनका भी क्रम तैयार करना है। बात समझ रहे हैं? इसको नोट करिए। अब इसमें देखिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि भारत के पूरे समाज को एक कैसे किया जाए, भारतीय समाज का एकीकरण कैसे हो, बिखरे हुए भारतीयों को कैसे जानते हैं एक धारा में लाया जाए और भारत को राष्ट्र बनाया जाए। अब ये देखेंगे ये सारा मुद्दा जो है भारत को राष्ट्र बनाने को लेकर है, ये नेशन बनाने को, नेशन बनाने का प्रयास है और ये स्टेट बनाने का प्रयास है। लेकिन ये सब कंसेप्ट, अब इसके अंदर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, नेशन क्या है, स्टेट क्या है। नहीं तो सिर्फ मैं बोलूंगा तो जानते मैं समझूंगा या कुछ अच्छे स्टूडेंट समझेंगे, लेकिन जो बहुत नए स्टूडेंट हैं या जिन्होंने पहली बार हिस्ट्री पढ़ने की शुरुआत करी है वो इन सब शब्दों को फील नहीं कर पाएंगे। इसी नाते एक ओवरव्यू होकर के समझ बनाना जरूरी है और इस नाते इसको पहले तो इस स्टेट बनाने का प्रयास, अब स्टेट बनाने का प्रयास, कुछ लोग ऐसे सवाल कर रहे हैं, कोई पूछ रहा है पॉलिटी कब पढ़ाएंगे, कोई कह रहा है कि ज्योग्राफी कब पढ़ाएंगे। एक साल के अंदर सारा पढ़ा दिया जाएगा। अगर आप ऐसे पूछेंगे कि ज्योग्राफी कब पढ़ाएंगे, पॉलिटी कब पढ़ाएंगे, तो ये सब निरर्थक सवाल है। एक पार्ट जब शुरू कर दिया पहले ये खत्म होगा, फिर इसके बाद मैंने बताया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट होगा, फिर इस तरीके से होता रहेगा। ये अगर ये आपको देखना है कि ये कब पढ़ा, एक साल बाद मिलेगा, सारा पढ़ा दिया गया होगा। बात समझ रहे हैं? तो ये सब बीच बीच में पूछने की जरूरत नहीं, पॉलिटी कब चलेगा, सारा तो पढ़ाना ही है।
सारा तो पढ़ाना ही, 1 साल का पूरा कोर्स है। अगर आप अभी से पूछेंगे तो डेट देना संभव थोड़ी, किसी क्लास में थोड़ा 2-4 क्लास ज्यादा लग जाता है, किसी में 2-4 क्लास कम लग जाएगा। एकदम रोबोट जैसा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तब तो हर चीज का टाइम दिया जा सकता है, और जबरदस्ती उस क्लास को उस दिन तक पूरा। मैं चाहता हूं कि एक बार सिखा करके पढ़ा दूं, और सिखा करके अगर पढ़ाऊंगा तभी जानते हैं आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, नहीं तो वही बाकी कोचिंग जैसा हो जाएगा, बाकी कोचिंग जैसा ही हो जाएगा। सारा पीडीएफ जानते हैं अपलोड किया जा चुका, आप दोबारा देख लीजिए। और ये सब पढ़ते समय ये सब सवाल बिल्कुल नहीं किया करें, इससे आपका समय खराब होता है, बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट का समय खराब। मैं आपका जो है प्रश्न देख करके कई बार मैं इग्नोर करना चाहता हूं, लेकिन इतना सारा सवाल आप पूछते हैं, इसलिए मैंने पहले ही दिन कह दिया कि बीच में कोई सवाल नहीं किया करें। ऐसा कोई चीज है तो आप ऑफिस में भी कॉल कर सकते हैं। देखिए, मैं इन सब चीजों से इरिटेट नहीं होता, लेकिन इससे आपका ही समय खराब होगा। बहुत लोग सोचते हैं, उस पर बोलते नहीं। हाँ, वो तो देखिए, मैं स्वयं, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं ये सारी चीजों पर रोज रोज बोलूं, लेकिन आज एक बार दोबारा बोल दे रहा हूं, आगे ऐसा सवाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि जब कोर्स शुरू हुआ है तो सारा चीज खत्म होगा, जो भी क्लास शुरू होती खत्म होती। चलिए, बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। अच्छा, अब देखिए, अब ये जो है, अब भारत को, ये दो मुद्दा हो गया कि भारत को राष्ट्र के रूप में कैसे खड़ा किया जाए, भारत को राष्ट्र के रूप में, और भारत को राज्य के रूप में कैसे खड़ा किया जाए, भारत को राज्य के रूप में कैसे खड़ा किया जाए, राष्ट्र और राज्य। कोई बात नहीं, अब देखिए, भारत को राष्ट्र के रूप में कैसे खड़ा किया जाए। राष्ट्र तो अब देखा जाए कि भाई राष्ट्र है क्या और राज्य क्या है। अब ये सारी चीज अगर पता रहेगा तभी बात समझ में आएगी, है कि नहीं, तभी सारी बात समझ में आएगी। अब देखिए, आपने सुना होगा, एक शब्द आपने सुना होगा, देश। आपने ये शब्द सुना होगा, एक शब्द है कंट्री, और एक शब्द आपने सुना होगा राष्ट्र, नेशन, और एक शब्द ये आप सुनते ही रहते हैं, प्रयोग करते रहते हैं, राज्य, स्टेट। तो देखिए, ये देश जो है ये भौगोलिक संकल्पना है, यह भौगोलिक संकल्पना है, भौगोलिक संकल्पना है। और ये भौगोलिक है, जियोग्राफिकल कंसेप्ट है, और ये सांस्कृतिक संकल्पना है, यह सांस्कृतिक संकल्पना है। दिस इज कल्चरल कंसेप्ट, यह सांस्कृतिक संकल्पना है, सांस्कृतिक संकल्पना है। और ये जो है संवैधानिक संकल्पना है, वैधानिक संकल्पना है, यह वैधानिक या संवैधानिक या संवैधानिक, संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल कंसेप्ट, यह संवैधानिक संकल्पना है। ये देखिए, अलग अलग कंसेप्ट है। दिस इज प्योर जियोग्राफिकल कंसेप्ट, दिस इज प्योर कल्चरल कंसेप्ट, और इसमें भी नया कंसेप्ट आ गया है, और दिस इज प्योर लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेप्ट। बात समझ रहे हैं? अब इसको समझने के लिए आपको कम से कम आधी घंटा चाहिए, क्योंकि व्यक्ति से लेकर के जानते हैं राष्ट्र और राज्य तक की पूरी बात को पहले महसूस करना होगा, तभी आप जान पाएंगे कि क्या और कैसी स्थिति है। पहले नोट कर लें।
अब देखिए, जैसे व्यक्ति है पर्सन, व्यक्ति से ही समूह बनता है, ग्रुप बनता है, और ग्रुप से ही समुदाय बनता है, कम्युनिटी बनता है, और कम्युनिटी से ही जानते हैं राष्ट्र बनता है। लेकिन क्या होने पे बनता है? और राष्ट्र से ही राज्य बनता है। अभी सारा चीज क्लियर हो जाएगा आपको। व्यक्ति से समूह, समूह से समुदाय, समुदाय से राष्ट्र, और राष्ट्र से राज्य। वही डिफरेंस को तभी समझ पाएंगे जब इसको पढ़ेंगे, तभी समझ पाएंगे। उसी समझ को ही बनाने के लिए, जैसे कोई व्यक्ति है कि नहीं, ये कोई नागरिक हो सकता है। ये व्यक्ति, व्यक्ति या नागरिक एक ही बात है। अभी नागरिक की बात मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि नागरिक शब्द जानते हैं राज्य में यूज किया जाता है। अच्छा, अब देखिए, लोगों का ऐसा समूह जिसके बीच में बॉन्ड नहीं पाया जाता, बंधन नहीं पाया जाता है, उसे समूह। और देखिए, लोगों का ऐसा समूह या सैलाब, है कि नहीं, जिनके बीच बंधन नहीं पाया जाता है, उसे ग्रुप कहा जाता है। बात समझ रहे हैं? लोगों का एक ऐसा समूह जिसके बीच बंधन नहीं पाया जाता, जिसके बीच बॉन्ड नहीं पाया जाता, जिसके बीच बंधन नहीं पाया जाता, जिसके बीच बंधन नहीं पाया जाता है। लोगों का एक ऐसा समूह जिसके बीच बंधन नहीं पाया जाता है, उसे ग्रुप कहा जाता है। इंग्लिश वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ग्रुप। मतलब कई लोग जब मिल जाते हैं और एक स्थान पर इकट्ठा हो जाते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन की भीड़, बस स्टेशन की भीड़, कोई बंधन नहीं है। जैसे रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन की भीड़, या लोगों की भीड़ जिसके बीच बंधन नहीं पाया जाता, भीड़ शब्द का यूज कर सकते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, या रैली वगैरह, रैली आदि की, है कि नहीं, कहीं मेला वगैरह लगा हो, तो जब लोगों का एक ऐसा समूह जिसके बीच बंधन नहीं पाया जाता, उसे ग्रुप कहा जाता है। और लोगों का ऐसा समूह जिसके बीच बंधन पाया जाता है, लोगों की ऐसी भीड़ जिसके बीच में बंधन पाया जाता है। लोगों का ऐसा समूह जिसके बीच बॉन्ड पाया जाता है, जिसके बीच बंधन पाया जाता है, जिसके बीच बंधन पाया जाता है। लोगों का ऐसा समूह जिसके बीच बंधन पाया जाता, बॉन्ड पाया जाता है, उसे समुदाय कहा जाता है। अब इसको मैं देखिए अलग से बना लेता हूं, लिख देता हूं, समुदाय। कम्युनिटी, लोगों का ऐसा समूह जिसके बीच बंधन पाया जाता है, जिसके बीच बंधन पाया जाता है, जिसके बीच बॉन्ड पाया जाता है। कैसा बंधन? देखिए, जैसे जाति का बंधन, जैसे जाति है, जैसे क्षेत्र है, जैसे भाषा है, जैसे जैसे लिंग है कि नहीं, ये सब क्या है? ये समुदाय को, जैसे मान लीजिए आप किस जात के हैं, किस वर्ग के हैं, वर्ग भी, समुदाय भी, है कि नहीं, ये सब जो है, और कोई व्यवसाय भी,
ये सब समुदाय को दर्शाता है। बात समझ रहे हैं? ये सब समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कोई किसी जाति का है तो जाति के बीच में बंधन, मान लीजिए कोई जो है जाट है, तो जाटों के बीच में एक बंधन है कि भाई हमारी जात का है। राजपूत है कोई तो उसको उसका हमारी यादव है तो उसका आपस में जानते बंधन है कि भाई हमारी जात का। जात की एक फीलिंग समानता लोगों में होती है। समानता क्या बल्कि ज्यादा ही होती है। वो तो पढ़ाई लिखाई होने से धीरे धीरे जानते जातिगत फीलिंग कम हो रही है। और भारतीय समाज या क्या दुनिया के किसी भी देश में, ये केवल भारत में ही नहीं है, समानता अंग्रेजों के समय में भारतीयों को इतना बांटा गया कि भारतीय समाज में लोगों को फील करवा दिया गया कि तुम्हारी जात अलग है, तुम अलग हो। और इस क्योंकि भारतीय समाज में पहले ऐसा जानते हैं विवरण नहीं है, पहले कोई बंटवारा नहीं था, केवल क्लास सिस्टम था, कास्ट सिस्टम नहीं था। लेकिन इस तरीके का बंटवारा हुआ कि हर चीज में जानते बंधन दिखता है। जैसे कोई किसी क्षेत्र तमिलनाडु का है तो उसको लगता मैं तमिल हूं, और उधर कर्नाटक में उसको लगता मैं कन्नड़ हूं, दूसरे को लगता है मैं तेलुगु भाषी हूं, उसको लगता मैं मलयालम वाला, उसको लगता मैं असमी हूं, उसको लगता मैं बंगाली हूं, उसको लगता है मैं उड़ीसा का हूं, तो ऐसे सब, उसको लगता मैं मराठी हूं, उसको लगता मैं राजस्थानी हूं, उसको लगता मैं पंजाबी हूं, है कि नहीं। इस तरीके के बहुत सारे जानते हैं जो बंधन है। तो इसीलिए भारत में जाति का एक बंधन है, क्षेत्र का भी जानते, क्षेत्र के आधार पर भी बंधन पाया जाता है कि सब, मान लीजिए दिल्ली में कोई प्रदर्शन हुआ और पता चला कि जानते हैं नॉर्थ ईस्ट के लोगों के ऊपर जाति हुई है, तो आप भी कहेंगे मैं भी नॉर्थ ईस्ट का हूं। मान लीजिए दिल्ली में कोई जानते हैं समस्या हुई, प्रदर्शन हुआ कि मैं राजस्थानी, किसी राजस्थानी बच्चे के साथ कोई दिक्कत हुई, तो सारे लोग जानते हैं कहेंगे मैं भी राजस्थानी हूं, मेरे साथ ऐसी समस्या आई है। हाँ, वर्क प्लेस के लोग भी शामिल हो सकते हैं, व्यवसाय, वर्क प्लेस, स्किल, कौशल वगैरह भी। मान लीजिए कोई इंजीनियर है, कोई इंजीनियर है तो वो जानते कहेगा इंजीनियरों के साथ दिक्कत हुई। कोई टीचर है, टीचरों के साथ कोई दिक्कत हो जाए तो सारे टीचर एक हो जाएंगे। कोई वकील है, वकीलों के साथ दिक्कत हुई, सारा कोर्ट बंद हो जाता है। आपको पता है पूरा कोर्ट बंद कर देते हैं, जज तक की पिटाई कर देते हैं। वो एक समुदाय है। वकील भी एक, कोई पेशा भी एक समुदाय होता है, कोई संस्कृति भी एक समुदाय होता है। मान लीजिए जैसे बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में धर्म वाला मुद्दा नहीं था। बांग्लादेश में जो पाकिस्तान के साथ वो लोग लड़े, उसके साथ क्या मुद्दा था कि बांग्लादेशी लोग जानते हैं बांग्ला बोलते थे, वहां की महिलाएं साड़ी पहनती थी, पुरुष जानते हैं बिल्कुल, और ये जो पश्चिमी पाकिस्तान था वहां के लोग उर्दू बोलते थे, वहां की महिलाएं साड़ी नहीं पहनती थी, बुर्का पहनती थी या अरबी ढंग से रहती थी, और बांग्लादेश के लोग अरबी ढंग से नहीं रहते थे, इसीलिए उनके बीच में संघर्ष हुआ। तो बंगाली राष्ट्रवाद का उदय हुआ वहां पे। बात समझ रहे हैं? जैसे इटली का राष्ट्रवाद क्या है? इटली का राष्ट्रवाद इटली की भाषा, इटली की संस्कृति, इटली का जो धर्म। जर्मन राष्ट्रवाद क्या? जर्मन भाषा, वो सब भाषा आधारित राष्ट्रवाद है बहुत सारा। तो ये जो है कोई क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर, वर्ग के आधार पर, समुदाय के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, ऐसे बहुत आधारों पर हो सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति राजस्थान का है, मान लीजिए कोई व्यक्ति राजस्थान का है और इसका नाम है छोटे लाल चौधरी, इसका नाम है छोटे लाल चौधरी। अब जानते छोटे लाल चौधरी नाम हो गया तो सबसे पहले इनके साथ एक समुदाय जुड़ गया, क्या ये राजस्थानी है, मतलब एक क्षेत्र, देखिए एक क्षेत्र समुदाय हो गया कि ये राजस्थानी है। अगर राजस्थान का मुद्दा आएगा तो ये उसकी तरफ चले जाएंगे। दूसरा मुद्दा आया ये जाट हैं, और जाटों का मुद्दा आएगा तो ये जाटों के तरफ चले जाएंगे। तीसरा ये टीचर है, अध्यापक हैं, या वकील लिख लेते हैं, वकील बड़े तेजी से इकट्ठा होते, ये वकील हैं, वकीलों का मुद्दा आया तो ये वकील की तरफ चले जाएंगे। तीसरा जानते हैं ये पुरुष हैं, तो पुरुषों का मुद्दा आएगा तो पुरुषों की तरफ हो सकते हैं।
इसी तरीके से ये कोई विशेष कल्चर को प्रोटेक्ट करते हैं। बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से एक ही व्यक्ति कई समुदाय में एक साथ होता है। एक व्यक्ति एक साथ कई समुदाय में होता है, और कई समुदाय में मतलब बटा होता है इतना ज्यादा। तो समुदाय जो है लोगों का ऐसा समूह जिसमें आपस में बंधन पाया जाता है उसे समुदाय, और जिसमें बंधन नहीं पाया जाता उसे समूह। और व्यक्ति अकेला है तो पर्सन कहा जाता है उसे। इतनी बात समझ गए? इसका मतलब यहां से यहां तक तो हम लोग समझ गए। देखिए अब ये हो गया, व्यक्ति समझ में आ गया, व्यक्ति को समझाना ही जरूरत ही नहीं। दूसरा समूह, और तीसरा समुदाय। अब यहीं से तो आगे समझना है। अब देखिए कम्युनिटी शब्द समझ में आ गया। और 1857 में क्या था? यही था 1857 के विद्रोह के समय भारतीय समाज समुदाय में बटा हुआ था। भारतीय समाज समुदाय में बटा हुआ था। समुदाय में बटा हुआ था। ये बड़ी समस्या है। जब समुदाय में बटा होता तो देश के लिए फिर कोई काम ही नहीं करता। वही भेड़िया आया तो किसी को लग रहा है कि आज हमें थोड़ी ले जा रहा, आज दूसरे को ले जा रहा है। आज उनको आया ले जा रहा, आज उनको ले जा रहा, लेकिन एक दिन आपको भी ले जाएगा। इसीलिए जानते हैं देश सर्वोपरि होना चाहिए, देश हित सर्वोपर होना चाहिए। और आप जानते हैं जब आप सिविल सेवा में प्रशिक्षण लेंगे तो आपको भारतीयता सिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि राष्ट्र कितना महत्वपूर्ण है। राष्ट्र के लिए मरना मिटना एक गौरव की बात है। भगत सिंह ने दिखा दिया मेरे रंग दे बसंती चोला, और वो बड़े खुश थे जिस दिन मरने जा रहे थे। बहुत जैसे लग रहा कोई शादी विवाह में जा रहा। भगत सिंह को देखते ही जानते हैं रोंगटे खड़े हो जाते थे। जो लोग वहां पे उस जेल में थे लाहौर, उनको सीधे दिख रहा था कि भगत सिंह कितने जानते मरने के लिए कितना उत्साह। क्योंकि राष्ट्र के लिए मरना भी कोई सामान्य बात थोड़ी है, एक बहुत गौरवशाली क्षण होता है। मरना तो वैसे भी सबको है। तो लेकिन ये बोध होगा, राष्ट्रवाद का जब विकास हो गया तब भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या ऐसे तमाम लोग आए। शुरू में जब राष्ट्रवाद का विकास ही नहीं था तो आप किसके लिए लड़ेंगे? तो यहां पे भारतीय समाज समुदाय में बटा हुआ। अब इस समुदाय में बटे हुए समाज को राष्ट्र में कैसे बदला जाए? अब देखिए राष्ट्र शब्द क्या है, जरा इसको समझा जाए। इसी के बाद राष्ट्र शब्द है नेशन। अब देखिए नेशन में दो शब्द आता है, एक जनसंख्या और दूसरा जानते हैं क्षेत्रफल, मतलब भूगोल। भूगोल क्या होता है? किसी एरिया को भूगोल कहा जाता है। जब सारी जनसंख्या एक भूगोल से जुड़ जाती है तो इसी जानते हैं, इसी व्यवस्था को राष्ट्र कहा जाता है। ध्यान से सुनेंगे। देखिए जनसंख्या और भूगोल केवल पाया जाए तो देश कहा जाता है, लेकिन जनसंख्या पूरी तरीके से भूगोल से जुड़ी हो। भारत माता शब्द क्यों बनाया गया? वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, ये शब्द क्यों बनाया गया? देश से जुड़ाव पैदा करने के लिए। भारत के भूगोल का मानवीकरण किया गया। भारत माता का एक चित्र बनाया गया, और ताकि अच्छा चित्र बनाते समय उसको दुर्गा के रूप में बंगालियों ने दिखा दिया, जिसके नाते बहुत सारे मुस्लिम कहते हैं मैं भारत वंदे मातरम बोलूंगा ही नहीं। लेकिन उस समय क्यों ऐसा किया गया था? भारत के भूगोल का मानवीकरण 1905 में किया गया, जब भंग आंदोलन हुआ, बंगाल का बंटवारा हुआ। तो यह इसलिए किया गया कि भारत से जुड़ाव कैसे होगा। जुड़ाव पैदा करने के लिए कोई न कोई प्रतीक बनाया जाता है। जैसे आज बुद्ध पूर्णिमा है तो भगवान बुद्ध को महसूस कैसे करेंगे? भगवान बुद्ध को महसूस करने के लिए उनका एक प्रतिमा बनाना पड़ेगा, तभी तो बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, तभी तो बुद्ध को महसूस कर पाएंगे। बात समझ रहे हैं? हीनयान या महायान संप्रदाय, महायान फिर बहुत तेजी से क्यों बढ़ा? क्योंकि अगर कोई प्रतीक ही नहीं होगा तो आप महसूस कैसे करेंगे? इसीलिए भारत माता शब्द या वंदे मातरम शब्द को लाया गया, ताकि भारत के भूगोल का मानवीकरण किया जा सके। और मानवीकरण करने से जानते हैं जुड़ाव पैदा होता है। फिर हर कोई अपनी मां के लिए, देखिए मां के लिए जीना मरना, बात समझ रहे हैं? जीना मरना जो है किस तरीके से कोई जी मर कब सकता है? जैसे कोई अपनी बहन मानता है किसी को,
अपना जानते अपनी मां मानता है, अपनी बेटी मानता है, अपना भाई मानता है, तभी तो उसके लिए मर मिट सकता है। तो भारत के भूगोल में भी वैसा भाव आए, इसलिए गर्मपंथ के लोगों ने क्या किया, इसीलिए भारत के भूगोल का उन्होंने मानवीकरण कर दिया और उसकी पूजा करना, आराधना करना, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, ये भाव पैदा किया। और इस तरीके के भाव के साथ जानते हैं लोग देश के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गए। नहीं तो लोग तो इस नाते जब हम ये बात करेंगे, देखिए यहां दो शब्द है, अगर ये देखिए देश और राष्ट्र पहले समझ लीजिए। देखिए देश किसे कहा जाता है, जब कहीं भी जनसंख्या, जब कोई भी जनसंख्या एक क्षेत्र में रहती है, क्षेत्र यहां भूगोल लिखेंगे, जब कोई भी जनसंख्या एक क्षेत्र में रहती है तो इसी कंसेप्ट को देश कहा जाता। देश में दो चीज होती है, एक जनसंख्या पॉपुलेशन और दूसरा ज्योग्राफी। अर्थात जब पॉपुलेशन और ज्योग्राफी ये दो चीजें पाई जाए तो उसी को देश कहा जाता है। लेकिन जब सारी जनसंख्या का भूगोल से जुड़ाव हो जाए तो उसी को राष्ट्र कहा जाता है। अब देखिए राष्ट्र और देश में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन यही बहुत बड़ा अंतर है। अब यहां पे देखिए जनसंख्या और भूगोल, जनसंख्या और भूगोल, अब यही सारी जनसंख्या का भूगोल के साथ जुड़ाव पैदा हो जाए, सारी जनसंख्या एक भूगोल से जुड़ जाए, किस आधार पर, संविधान के आधार पर नहीं, सांस्कृतिक आधार पर, अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ मानते हुए सांस्कृतिक आधार पर, तो इसी को राष्ट्र कहा जाता है। लेकिन जब सांस्कृतिक आधार पर जोड़ने की बात होती है तो भारत में अलग अलग धर्मों को लोग, क्योंकि भारत में एक संस्कृति तो है नहीं, ये कोई इटली नहीं है कि एक ही जाति के लोग, एक ही नस्ल के लोग, एक ही भाषा के लोग और एक ही धर्म के लोग, तो इटली का एकीकरण हो गया। ये कोई जर्मनी तो है नहीं भारत की, एक जर्मन भाषा, जर्मन नस्ल, एक ही भाषा, एक ही संस्कृति, एक धर्म के लोग हैं। कोई फ्रांसीसी तो है नहीं हम लोग कि एक ही भाषा, एक ही नस्ल, एक ही धर्म के लोग हों। इसीलिए भारत का एकीकरण बड़ा मुश्किल काम है कि भारत को कैसे सबको जोड़ा जाए। तो देखिए देश और राष्ट्र में फर्क क्या है कि देश किसे कहा जाता है, जब कोई पॉपुलेशन किसी क्षेत्र में रहती है, किसी क्षेत्र में रहती है तो वही हो गया देश। देश बहुत छोटा कंसेप्ट है, देश भारत बहुत पहले से रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप, लेकिन भारत को राष्ट्र बनाने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। दयानंद सरस्वती को, विवेकानंद को, राजा राम मोहन राय को, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को, ऐसे तमाम लोगों को जानते बड़ी मेहनत करनी पड़ी और तब जाकर के भारत एक राष्ट्र में जानते बदला। और राष्ट्र में बदलने का मतलब सारी जनसंख्या एक भूगोल से जुड़ाव पैदा करने लगे, और जुड़ाव सांस्कृतिक आधार पर, जुड़ाव जब सांस्कृतिक आधार पर होता है तो इसी को राष्ट्र कहा जाता है। और भारत राष्ट्र 19, एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में मेंस में कि 1947 के पहले, बिफोर 1947, 1947 से पहले भारत राष्ट्र था, राज्य नहीं था। लेकिन 1947 के बाद भारत राज्य होने लगा और 1950 में तो भारत राज्य हो गया, जब भारत का संविधान बन गया, व्यवस्था बन गई। बात समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं? तो अब देखिए, अब ये देश और राष्ट्र में पहली बात तो बताइए अंतर समझ में आया क्या? यस करिए अगर समझ आ रहा हो। देश तो खाली पॉपुलेशन और एरिया के समूह को कहा जाता है, लेकिन अगर पूरा पॉपुलेशन पूरे एरिया से जुड़ा हुआ है, भूगोल से जुड़ा हुआ है, तो उसी को जानते हैं राष्ट्र कहा जाता है। पहले इतना आप बोलें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। और अब राज्य बनाना है तो एक जानते हैं शासन सत्ता और सरकार भी चाहिए, है कि नहीं? संप्रभु सरकार भी चाहिए। अब देखिए यहां तीनों एक साथ लिखते हैं तब आपको
आपको ज्यादा अच्छा महसूस होगा। देखिए इसमें जनसंख्या और भूगोल माने क्षेत्र, क्षेत्र या भूगोल। बहुत अच्छा, वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा। अब देखिए राष्ट्र क्या है, जनसंख्या और भूगोल से जुड़ाव। बहुत अच्छा, सबको समझ में आ रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। इसलिए जहां कोई ऐसी बात हो तुरंत यस लिख दिया करें, उससे मुझे लग जाएगा कि आप समझ रहे हैं। अब देखिए जनसंख्या का भूगोल के साथ जुड़ाव, जनसंख्या का क्षेत्र या भूगोल से जुड़ाव, क्षेत्र या भूगोल से जुड़ाव। अब किसी देश में जानते हैं, किसी देश में जुड़ाव भाषा के आधार पर भी हो गया, जैसे चीनी लोग, उनकी नस्ल एक है, मंगोलिया में रहने वाले जापान में रहने वाले लोग। लेकिन भारत ऐसा नहीं है, भारत में कोई एक भाषा नहीं, कोई एक जानते हैं धर्म नहीं, कोई एक जाति नहीं, कोई एक नस्ल नहीं, हमारा तो कुछ भी एक नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो देश का मतलब होता है, देश का मतलब होता, कंट्री का मतलब होता है सिर्फ जनसंख्या और क्षेत्र। जब कोई जनसंख्या किसी क्षेत्र में रहती है तो उसी को देश कहा जाता है। इसलिए देश कोई भी हो सकता है, लेकिन राष्ट्र होना इतना आसान नहीं है। देश भारत जानते, जम्बू द्वीपे भारत खंडे, सदियों से भारत देश था, लेकिन राष्ट्र करने में और राज्य करने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। अब देखिए राज्य, कलर बदल देते हैं। अब देखिए इसके लिए क्या चाहिए, दो चीज तो है ही है, जनसंख्या और भूगोल। लेकिन अब की बार जुड़ाव सांस्कृतिक आधार पर नहीं, बल्कि संप्रभु सरकार, संप्रभु सरकार मतलब संविधान और सरकार। अब जुड़ाव का आधार क्या होगा, संविधान होगा। संप्रभु सरकार क्या होगा, संविधान के माध्यम से जुड़ा। अगर ये संस्कृति के माध्यम से जुड़ा हो तो राष्ट्र है। देखिए संस्कृति के माध्यम से जुड़ा हो तो राष्ट्र है, संविधान के माध्यम से जुड़ा हो तो राज्य है। संविधान, नियम, कानून, विधान, जो भी आप कहें, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेस पर या लीगल बेस पर जुड़ते हैं तो वो राज्य हो जाता है। और यहां कोई जुड़ाव ही नहीं, कोई जुड़ाव ही नहीं, कोई जुड़ाव ही नहीं, केवल निवास स्थान, बस कोई जुड़ाव नहीं, केवल निवास स्थान, केवल निवास स्थान। तो देश तो हो जाएगा। देश तो खाली किसी एरिया में रहने लगे वो देश हो जाता है। देश का मतलब जस्ट जनसंख्या होना चाहिए, क्षेत्र होना चाहिए। लेकिन राष्ट्र का मतलब जनसंख्या क्षेत्र के साथ सांस्कृतिक रूप से जुड़ी हो, चाहे भाषा, चाहे धर्म, चाहे जो है क्या नाम है, कोई निर्जाति के आधार पर, रेस के आधार, जिस भी आधार पर, बहुत सारे आधार। और ये जो है संप्रभु संविधान है कि नहीं। तो अब देखिए भारत जो है, अगर मैं यहां पे बात करूं तो 1950 से पहले भारत राष्ट्र था, भारत नेशन था। क्योंकि तमाम आंदोलनकारियों ने, भारत के लोगों ने बड़ी मेहनत की। विवेकानंद की इतनी बड़ी भूमिका क्यों है, विवेकानंद को इतना बड़ा महापुरुष क्यों माना जाता है? क्योंकि एक करने में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। या जानते ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, इन सब की भूमिकाओं को क्यों इतना बड़ा माना जाता है? क्योंकि वो एक करने में बड़ी भूमिका। तो से पहले भारत राष्ट्र था, लेकिन भारत राज्य नहीं था, भारत राज्य नहीं था, भारत स्टेट नहीं था। लेकिन 1950 के बाद भारत राज्य बन गया, भारत स्टेट बन गया, भारत स्टेट बन गया। हाँ, लेकिन इसके बाद जानते हैं भारत को राष्ट्र में चुनौती आ रही। बहुत सारे लोग हमारे देश को स्वीकार नहीं कर रहे थे। अलगाववाद है, चरमपंथ है कि नहीं, आतंकवाद है। अब
भारत में राज्य तो हो गया लेकिन राष्ट्र नहीं। राष्ट्र एक क्वेश्चन आया था कि 1947 से पहले भारत राष्ट्र था लेकिन राज्य नहीं था। 1947 के बाद भारत राज्य बन गया लेकिन राष्ट्र के लिए चुनौतियां हैं। जो भारत को स्वीकार नहीं कर रहा है, कश्मीर में तमाम लोग जो अलगाववादियों के साथ जुड़े रहे, पूर्वोत्तर में बहुत सारे लोग अलगाववादियों के साथ जुड़े रहे, दक्षिण में तमिलनाडु में भी तमाम लोग जानते अलगाववादियों के साथ जुड़े रहे। तो जो भारत को नहीं मान रहा, भारत के संविधान को नहीं मान रहा है, भारत की व्यवस्था को नहीं मान रहा है, वो तो भारत से जुड़ा हुआ तो नहीं है। भारत के राज्य के लिए चुनौती, जैसे देखिए ये सवाल आया हुआ था, लिख देते हैं ताकि सोचने में समझने में आसानी हो कि स्वतंत्रता की पहले भारत राष्ट्र था लेकिन राज्य नहीं था। और बहुत पहले तो राष्ट्र भी नहीं था, 1857 में कहां राष्ट्र था, लेकिन राज्य नहीं था। स्वतंत्रता के बाद भारत राज्य हो गया है लेकिन राष्ट्र के लिए चुनौतियां हैं। भारत राज्य हो गया है क्योंकि भारत में संप्रभुता, सरकार, संविधान सब आ चुका है। स्वतंत्रता के बाद भारत राज्य हो गया है लेकिन राष्ट्र के लिए चुनौती है। राष्ट्र के लिए चुनौतियां हैं। चर्चा कीजिए। अब देखिए ये यूपीएससी ने सवाल पूछा था मेंस में। अब देखिए राष्ट्र के लिए क्या चुनौती है। अब ये राष्ट्र के लिए सारी चुनौती है, जैसे अलगाववाद, नक्सलवाद, जो भारत को नहीं मान रहा है, नक्सलवाद, चरमपंथ, आतंकवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, या महिलाओं पुरुषों में जानते जो असमानता है, ऐसे बहुत सारा, या संगठित अपराध, या ऐसे बहुत सारी चीजें। ये राष्ट्र के लिए चुनौतियां हैं। ये सभी राष्ट्र के लिए चुनौती हैं। ये सारी राष्ट्र के लिए, क्योंकि आप एकता का भाव ही नहीं आने दे रहे हैं, भारतीय समाज को बांट रहे हैं। और जो आतंकवाद है, ये तो जानते हैं राष्ट्र के साथ साथ राज्य के लिए भी चुनौती है, और बहुत सारी और बातें। तो जब हम लोग यहाँ पे ये शब्द देख रहे हैं तो देखिए ये तीनों शब्द आपको समझ में आए होंगे कि क्षेत्र और जनसंख्या हो, कोई जुड़ाव ना हो, देश हो गया। क्षेत्र और जनसंख्या हो, आपस में जुड़ाव हो गया, राष्ट्र हो गया सांस्कृतिक आधार। और क्षेत्र, जनसंख्या और अब की बार जुड़ाव का आधार संविधान हो गया, है कि नहीं, तो वो हो गया राज्य हो गया। अर्थात ये देखिए जो हम लोगों ने यहां लिखा था, ये तीनों शब्द आपको समझ में आ गए। अच्छा, अब यहां पे ध्यान से देखेंगे राष्ट्र और राज्य। अब यहां तक की जो कहानी है, यही पूरी तरीके से देखा जाए तो आधुनिक इतिहास में यही समझना है कि भारत में अंग्रेजों का शासन हो गया। पहले ब्रिटिश कंपनी का शासन हुआ, फिर अंग्रेजों का शासन हो गया। अब अंग्रेजों को हटा करके ही भारत को राज्य बनाया जा सकता है, क्योंकि अंग्रेजी व्यवस्था चलेगी तो भारत राज्य कैसे होगा। और राष्ट्र बनाने के लिए देखिए दो मुद्दा है, अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु। भारत को कैसे राष्ट्र बनाया जाए, और भारत को कैसे राज्य बनाया जाए। भारत को कैसे राज्य बनाया जाए, यही दो मुद्दा अगर आप पढ़ लीजिए तो जानते सारा जो है पूरी इतिहास की पूरी समझ। तो भारत को कैसे राष्ट्र बनाया जाए, तो भारतीयों को कैसे आपस में जोड़ा जाए, भारतीयों को कैसे आपस में जोड़ा जाए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, धर्म समाज सुधार आंदोलन करना पड़ेगा। धर्म समाज सुधार आंदोलन
धर्म समाज सुधार, मतलब धर्म को भी सुधारना होगा, समाज को भी। और धर्म को समाज सुधारने के लिए हिंदुओं में, मुस्लिमों में, और समाज को सुधारने के लिए अगड़ी पिछड़ी जातियां, ये सब जो हैं, इनमें सुधार करना पड़ेगा। अब देखिए धर्म, यहां पर जैसे ब्रह्म समाज, जैसे आर्य समाज, एग्जाम्पल देने के लिए, जैसे आर्य समाज, या जैसे थियोसोफिकल सोसाइटी, बहुत सारी चीजें थी, जैसे रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन है कि नहीं, जैसे देवबंद आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, और इसके अलावा जानते हैं पिछड़ी जाति आंदोलन, ज्योतिबा फुले, पिछड़ी जाति आंदोलन, ज्योतिबा फुले, बी आर अंबेडकर, या रामास्वामी नायकर, बहुत सारे ऐसे। तो इनका ये सारा भी जानते, समझना पड़ता है कि भारत को राष्ट्र कैसे बनाया जाए। राष्ट्र बनाने के लिए आपको जानते हैं, जो भारतीय समाज अलग अलग बटा हुआ, तो उसको धर्म को भी सुधारना होगा, धर्म में जो गलतियां आ गई उसको सुधारना पड़ेगा, और जातियों के बीच में जो बंटवारा दिखता है, कोई किसी जात का, कोई किसी जात का, अनायास ही भारतीय समाज में सोचिए, सारी जात, चाहे आप किसी भी जात के हों, सब अपने ही भाई हैं, चाहे किसी भी धर्म के आप हों, भारत में रह रहे हैं, सारा अपना भाई है, चाहे वो ईसाई हो वो भी अपना भाई है, मुसलमान है वो भी अपना भाई है, हिंदू है वो भी अपना भाई है, सिख है वो भी अपना भाई है। अगर किसी के अंदर ये भाव नहीं है, इसका मतलब राष्ट्र का भाव नहीं है। राष्ट्र का भाव होने के लिए तो सारा साझापन दिखना चाहिए। आखिर हम लोग एक ही, अगर सबके पुरखे देखे जाए तो सबके पुरखे एक हैं, चाहे आप मुसलमान हो, चाहे आप ईसाई हो, चाहे आप सिख हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप बौद्ध हो, चाहे आप जैन हो, सबके पुरखे एक हैं। कोई बाहर से तो यहां आया नहीं। हाँ, बाहरी लोग आए जिन्होंने धर्म परिवर्तन करवाया, लेकिन परिवर्तन तो यहीं के लोगों का हुआ ना। धर्म परिवर्तन होने से संस्कृति थोड़ी बदल जाती है। बेटियों की शादी हो जाती है तो भावना थोड़ी बदल जाती है, दूसरे के घर वो चली जाती हैं, लेकिन वो सारे भाव वही रहता है, बहन का, बेटी का, माता पिता के साथ। बात समझ रहे हैं? तो ये जो है, भारत को कैसे राष्ट्र में कन्वर्ट किया जाए, इन लोगों ने उस पर काम किया। और भारत को राज्य में कैसे कन्वर्ट किया जाए, अब इसके लिए कांग्रेस की स्थापना हुई, फिर नरम पंथ लोग आए, गरम पंथ लोग आए, क्रांतिकारी आए, गांधीवादी आंदोलन आया, वामपंथी आंदोलन आया, मजदूर आंदोलन आया, किसान आंदोलन आया, ये सब इन्होंने इस पे काम किया। अब भारत को देखिए कैसे राज्य में बदला जाए। भारत को कैसे राज्य में बदला जाए। अब देखिए राज्य शब्द है, और राज्य में बदलने के लिए अंग्रेजों को भगाना पड़ेगा, अंग्रेजों को चुनौती देना पड़ेगा, अंग्रेजों को चुनौती। अब अंग्रेजों को जितनी अंग्रेज जाएंगे तभी तो भारत खाली होगा और भारत अलग देश, भारत का अलग संविधान बनेगा, व्यवस्था बनेगा। तो अब इसके लिए क्या करना, इसके लिए जैसे कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना, एक कम से कम एक संगठन बना। फिर नरम पंथ, गरम पंथ, क्रांतिकारी, गदर वाले जो सब क्रांतिकारी, ये सब आंदोलन, नरम पंथ आंदोलन, गरम पंथ आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, गांधीवादी आंदोलन, गांधीवादी आंदोलन, इसके अलावा वामपंथी आंदोलन, मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन, नौसेना का विद्रोह हुआ था वो सब भी, किसान आंदोलन, नौसेना विद्रोह, और ऐसे बहुत सारा। जब आप उनको स्वदेशी आंदोलन से लेके सारा, जब आप उनको चुनौती देंगे अंग्रेजों को, तभी तो आप राज्य के रूप में स्थापित हो पाएंगे, तभी आप राज्य के रूप में स्थापित होंगे। बात समझ रहे हैं? तो राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए अंग्रेजों को हटाना पड़ेगा,
या चुनौती देना, और राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए भारतीय समाज की विषमता को दूर करना होगा, विभाज्यता को दूर करना होगा। अब भारत के पूरे आधुनिक इतिहास को पढ़ करके यही दो चीज समझना होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत को राष्ट्र में बदलने के लिए किए गए प्रयासों में पिछड़ी जाति आंदोलन की भूमिका पर चर्चा कीजिए, लेकिन चूंकि अभी हम लोग पीटी की क्लास ले रहे हैं, जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं ये जीएस प्रीलिम्स का क्लास है। मेंस का होता तो फिर थोड़ा सा समझा करके फिर पूरा जानते हैं चार्ट बना दिया जाता। लिखना मेंस आसान माना जाता है मेंस, लेकिन उन्हीं बच्चों के लिए आसान है जिनकी जानते पीटी पर अच्छी पकड़ हो जाती। हाँ, लेकिन पीटी पर लूसेंट जैसा या वन लाइनर ये सब पढ़ाई नहीं। अगर आपको आईएएस बनना है, अगर आपको एसडीएम डिप्टी एसपी बनना है, तो आपको एक कंसेप्चुअल डेवलपमेंट करना होगा। बात समझ रहे हैं? तो आप जानेंगे कौन सी चीज को कहां से लिंक किया जाए और कौन सी चीज को कहां से जोड़ा जाए। यहां तक सबको समझ में आया? पहले यहां तक बोलिए यस या नो। तो देखिए, अब ये यहां पर यूरोपीय कंपनी का आगमन, यहां पर जो है ब्रिटिश कंपनी का शासन, ब्रिटिश कंपनी का शासन, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और देखिए 1857 से 1947, बहुत अच्छा, वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है, ये बड़ी अच्छी खुशी की बात है। और बहुत सारे लोग लाइव जुड़े भी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, भारत को राष्ट्र में कैसे बदला जाए और भारत को राज्य में कैसे बदला जाए, बस इतना ही पूरा इतिहास है। भारत को राज्य में कैसे बदला जाए, बस इतनी चीज को अगर आप समझ गए तो पूरा मॉडर्न हिस्ट्री समझ में आ गई। अब यहां पे खाली एक यही बिंदु अलग है कि 1857 का विद्रोह एक अलग से आपको पढ़ना पड़ता है। 1857 का विद्रोह, तो अब देखिए ऐसे देखा जाए, ध्यान से सुनेंगे, ऐसे देखा जाए तो देखिए कितना टॉपिक हुआ। एक छोटा सा टॉपिक 1-1.5 घंटे का, ये जानते हैं, थोड़ा दो क्लास लग जाएगा इसमें। अब इसमें भी 2 क्लास लग जाएगा, और इसके बाद फिर जानते हैं ये पढ़ना है कि भारत को कैसे राष्ट्र में बदला जाए और भारत को कैसे राज्य में बदला जाए। इतनी चीजों को पढ़ लेंगे तो जानते कोई भी चीज बाएं नहीं जाएगा, सारी चीज दाएं आने लगेगी। अर्थात आपके कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं और कंसेप्चुअल भी समझ होगी और फिर आसान लगने लगेगा। फिर आप एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे ना, तो आपको एक क्रम दिखेगा, अच्छा ऐसे ऐसे पढ़ना है, ऐसे ऐसे पढ़ना है। जरा देखिए भारत को राष्ट्र कौन कौन बना रहा है और किस तरीके से बना रहा है, कौन विषमता को, देखिए राष्ट्र बनाने के लिए भारत में विषमता दूर करनी पड़ेगी। देखिए राष्ट्र बनाने के लिए भारत में विभाजन दूर करना, भारतीयों में विभाजन दूर करना होगा। भारतीयों में विभाजन दूर करना होगा, तो भारतीयों को एक करना होगा, भारतीयों में विभाजन। और राज्य बनाने के लिए, राज्य बनाने के लिए अंग्रेजों को चुनौती देनी होगी, अंग्रेजों को चुनौती देनी होगी, चुनौती देनी होगी। और चुनौती देने के लिए पहले जानते हैं थोड़ा सभ्य तरीके से, क्योंकि सीधे हिट करेंगे तो अंग्रेज भी हिट कर देगा, इसलिए नरम पंथ आता है। पहले वो जानते हैं चिट्ठी लिखता है, पत्र लिखता है, थोड़ा बहुत धरना करता है, थोड़ा बहुत जानते हैं पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करता है। लेकिन गरम पंथ आ गया, उसको लगा कि नरम पंथी टाइम खराब कर रहे हैं, वो कड़ा प्रदर्शन करने लगा और सब बड़ा उसमें अलग अलग सिस्टम हुआ। कैसे अलग हुआ सब दिखाएंगे। भाई नरम पंथ ने आर्थिक राष्ट्रवाद,
आर्थिक शोषण को दर्शाया, गरमपंथ ने सांस्कृतिक शोषण को दर्शाया। अगर आप देखेंगे तो देखिए कांग्रेस की स्थापना भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए 1885, अब देखिए कांग्रेस की स्थापना हो रही है। कांग्रेस की स्थापना कि कम से कम एक ऐसी संस्था चाहिए जो पूरे देश के लिए मुद्दों को उठा सके। अंग्रेजों को भी लगा कि अच्छा आसान रहेगा, अलग अलग विद्रोह करेगा, लड़ना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अंग्रेज भी समर्थन दे रहे थे शुरू में इसमें। अब देखिए यहां पे नरम पंथ आ रहा है, नरम पंथ। अब नरम पंथ जानते हैं, ये आर्थिक राष्ट्रवाद की स्थापना इसी ने की। आर्थिक राष्ट्रवाद, आप कहेंगे आर्थिक राष्ट्रवाद कैसे? इसने आर्थिक शोषण को उजागर किया। दादा भाई नौरोजी इससे जुड़े हुए थे। आर्थिक शोषण को बताया कि कैसे भारत का आर्थिक शोषण हुआ। और जब आर्थिक शोषण के बारे में उन्होंने किताब लिखी द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया, तो पता चला कि भारत से ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, भारत का पैसा सब जानते हैं खाली हो रहा है। तब लोगों ने सोचा किसका पैसा, कहां का पैसा, तो फिर लगा अपने देश का पैसा। ये आर्थिक राष्ट्रवाद है, इकोनॉमिक नेशनलिज्म है। और फिर गरमपंथ, इसने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की स्थापना की कि भारत का नैतिक शोषण उजागर किया। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, फिर स्वदेशी, स्वभेशी, स्वभूषा, स्वभेषा, स्वराष्ट्र, स्वधर्म, स्वशासन, सबकी बात होने लगी। ये सांस्कृतिक शोषण, नैतिक शोषण, सांस्कृतिक शोषण को बताया कि भारत का सांस्कृतिक शोषण, तभी स्वदेशी, स्वभेशी, स्वभूषा, स्वभेषा। अब गांधी ने क्या किया? गांधी जी ने दोनों को जोड़ लिया। गोखले यहां से जुड़े हुए थे, उनको गुरु बना लिया, और इधर तिलक को भी। तिलक जिस दिन जानते हैं डेथ हुई, तिलक स्वराज फंड के साथ असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। अब गांधी जी ने क्या किया? इन दोनों को जोड़ दिया। गांधी जी ने इसको जोड़ करके गांधीवादी आंदोलन शुरू किया, गांधीवादी आंदोलन। और ये राष्ट्रवादी, गांधीवादी आंदोलन में दोनों को जोड़ दिया गया, आर्थिक राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ये दोनों को जोड़ दिया उन्होंने, एकीकरण किया दोनों। ये एकीकरण, गांधी जी सब चीज का एकीकरण करते हैं। जब आप गांधी युग पढ़ेंगे या गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, तब आप पढ़ेंगे कि गांधी जी ने चीजों को कैसे एक किया। गांधी जी ने कैसे मुस्लिमों को हिंदुओं से जोड़ा, कैसे तथाकथित उच्च वर्गों को पिछड़े वर्गों से जोड़ा, कैसे मजदूरों को उद्योगपतियों से जोड़ा, कैसे किसानों को जमींदारों से जोड़ा, कैसे स्त्रियों को पुरुषों के साथ जोड़ा, और कैसे भारतीयों को अंग्रेजों के साथ जोड़ा। गांधी जी सबको जोड़ते हैं, इसलिए गांधी जी बहुत लोगों को लगता है गांधी जी घालमेल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, समझना पड़ेगा। देखिए आप किसी से असहमत हो सकते हैं, उसे खारिज नहीं कर सकते। आपके मन में किसी के बारे में बुरा विचार हो सकता है, लेकिन वो भी समझना पड़ेगा कि भाई दूसरे का भी तो कुछ पॉइंट होगा, है कि नहीं। गांधी जी, इसलिए गांधी जी कहते थे हमें पाप से घृणा करना है, पापी से नहीं। मतलब अंग्रेजों से नहीं घृणा करना है, उनके बुरे विचारों से, बुरे आंदोलन। इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन उन्होंने नाम दिया, सविनय अवज्ञा, सिविल डिसओबीडियंस। लोगों ने कहा पागल बना रहे हैं। सविनय अवज्ञा मतलब कानून को तोड़ेंगे और दंड को स्वीकार कर लेंगे। जैसे हमने नमक बना दिया, अब हमको पकड़िए, आइए पकड़िए, आइए पकड़िए अंग्रेज लोग। यही गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन था कि कानून तोड़ेंगे और दंड को स्वीकार करेंगे। तो बहुत लोगों को हंसी आती थी, ये कौन सा आंदोलन, पगला बनाने वाला आंदोलन है क्या। गांधीवादी आंदोलन को समझने की सीधे सीधे क्षमता नहीं सब में होती, और इसीलिए आप देखेंगे कि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इन लोगों ने विरोध किया। गांधीवादी रवैये से वो सहमत नहीं थे। युवाओं को लगता था क्या बात करता है ये, ऐसे अंग्रेज मानेगा, इस तरीके से भागेगा अंग्रेज। हाँ, लेकिन मानसिकता पे प्रभाव पड़ता धीरे 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 धीरे। गांधी जी इकट्ठा नहीं चाहते थे, कि उनको ये नहीं लगता था एकाएक देश आजाद हो जाएगा, इसलिए वो जानते थे धीरे धीरे दबाव पड़ेगा, धीरे धीरे अंग्रेजों को नुकसान होगा, फिर वो भारत छोड़ने के लिए तैयार होगा मानसिक रूप से, और फिर टूट जाएगा। कैसे? जैसे आप एक दो दिन पढ़ते हैं, एक ही दो दिन में थोड़ी सारी चीज समझ में आ जाएगी। एक बार पढ़ेंगे, दूसरी बार पढ़ेंगे, तीसरी बार पढ़ेंगे, 4-5 बार रिवाइज करेंगे, जब 10 बार पढ़ेंगे तो सारी चीज दिमाग में चली जाएगी।
बात समझ रहे हैं? तो अब देखिए यहां पर ये इसलिए गांधी जी की भूमिका थोड़ी सी अलग है। मतलब ऐसे आप असहमत हो सकते हैं गांधी जी से, लेकिन पढ़ाई लिखाई में कैसे समझना है ये काम मैं करूंगा। देखिए बाकी किसके प्रति आपका क्या विचार है ये आप जानिए, लेकिन हर व्यक्ति के बारे में या हर महत्वपूर्ण जानते घटनाओं के बारे में आपको पढ़ना होगा ही। हो सकता है कि आप गांधी जी से असहमत हो, लेकिन गांधी जी को पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है कि आप जानते हैं राजा राम मोहन राय से असहमत हो, लेकिन उनके बारे में पढ़ना पड़े। हो सकता है आप जो है विवेकानंद से असहमत हो, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है बी.आर. अंबेडकर से आप असहमत हो, लेकिन उनको पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है तिलक जी से असहमत हो, सुभाष चंद्र बोस से असहमत हो, भगत सिंह से असहमत हो, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, उनके तथ्यों को जानना पड़ेगा। हो सकता है आप आरएसएस से भी असहमत हो, लेकिन आरएसएस का जो जानते हैं संगठन रहा या जानते हैं जो हिंदू महासभा रहा उसका क्या था, पढ़ना पड़ेगा आपको। हो सकता है कि देवबंद आंदोलन से असहमत हो सकता है अलीगढ़ आंदोलन से असहमत हो, लेकिन उनको पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और उनके बिंदुओं को भी समझना पड़ेगा। आखिर उनका कोई बिंदु है, क्या आइडियोलॉजी है उनकी, बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से हम लोगों को पूरे इतिहास के चीजों को एक नजरिए के साथ देखना है, समझना है। और जब आप जानते हैं इन सारी चीजों को समझेंगे तो आपको पूरी तरीके से पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों का जैसे कुछ लोगों का सवाल है कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ें। तो देखिए एनसीईआरटी पढ़ने का कोई जादुई फार्मूला नहीं है। पढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा। हर चीज को लेकर के देखिए पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है, सबसे पहले कोई टॉपिक खोलिए और टॉपिक खोलने के बाद खुद स्वयं से सोचिए इस टॉपिक में क्या होगा। मान लीजिए आपने क्वेश्चन मौर्य साम्राज्य के बारे में चैप्टर निकाला और मौर्य साम्राज्य पढ़ना, तो आप सबसे पहले सोचिए मौर्य कौन थे, मौर्यों में कौन कौन शासक थे। अपने से लिख लीजिए मौर्य कौन थे, बिना पढ़े उस चैप्टर को। मौर्य कौन थे, मौर्यों में कौन कौन शासक थे, मौर्यों ने क्या किया था, उनका सामाजिक न्याय क्या था, सामाजिक काम क्या था, उनका आर्थिक काम क्या था, आर्थिक प्रभाव क्या था, उन्होंने वैज्ञानिक कोई काम किया था क्या, उनकी वास्तुकला क्या थी, चित्रकला क्या थी, स्थापत्य कला क्या थी, साहित्य कला क्या थी, उनके वैदेशिक संबंध किससे किससे थे, ये सब जानते हैं। जो है ये सारा जो है जब सब चीजों को आप जानते हैं कैटेगराइज करेंगे तो धीरे धीरे फिर पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे छोटा सा एग्जांपल दिया, जैसे मान लीजिए मौर्य साम्राज्य आपको पढ़ना है, मान लीजिए मौर्य साम्राज्य पढ़ना है, तो ये नहीं कि किताब उठाइए और तुरंत पढ़ने लगिए। सबसे पहले स्वयं से सोचिए और एक पेज पे लिख लीजिए कि मौर्य कौन थे, कहां थे, कौन कौन शासक था, अपने से पहले सोचिए ताकि यही सब ढूंढिए उसमें कौन कौन शासक था, आर्थिक परिवर्तन क्या किया, आर्थिक चेंज क्या किया, आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन क्या किया, कोई धार्मिक परिवर्तन मतलब सांस्कृतिक परिवर्तन क्या किया, वैज्ञानिक परिवर्तन क्या किया, पर्यावरण के लिए क्या किया, पर्यावरणीय परिवर्तन क्या किया, वैदेशिक संबंध क्या स्थापित किया, ये सब चीज देखा जाता है। अब जैसे आर्थिक परिवर्तन में नहीं, जैसे प्रियंका सिंह पूछ रहे हैं कि एनसीईआरटी 6वीं से 12वीं जो भारत सरकार की एनसीईआरटी, मैं पहले भी बात कर चुका हूं, कोई एक किताब नहीं लेनी है, जितनी भी एनसीईआरटी ये भारत सरकार, देखिए एनसीईआरटी ये भारत सरकार की लेनी है। एनसीईआरटी खुद ही पब्लिकेशन है, ये भारत सरकार की जो एनसीईआरटी आती है वो खरीदना है। जानते हैं एनसीईआरटी किसी पब्लिकेशन का नहीं खरीदना है कि क्रॉनिकल वाले निकाल रहे हैं और प्रतियोगिता दर्पण वाले निकाल रहे हैं, वो खरीद नहीं, एनसीईआरटी का स्वयं का पब्लिकेशन है एनबीटी एनसीईआरटी। तो आप इसमें 6वीं से लेकर के 12वीं तक की एनसीईआरटी खरीद लीजिए, 6वीं क्लास का, 7वीं क्लास का, 8वीं क्लास का, 9वीं क्लास का, 10वीं, और पहले 6वीं पढ़िए, 7वीं पढ़िए, 8वीं पढ़िए, ऐसे पढ़ते जाइए। कई लोग पूछ रहे थे एक दिन में कितना पढ़े, अरे एक दिन में 2 सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं, जैसा आपको सुटेबल लगे, एक भी पढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से 2
पार्ट लेकर के चलें ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि दो चीजों में आपका दिमाग बटा रहेगा। मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो साथ में साइंस का भी पढ़ सकते हैं, साइंस पढ़ रहे हैं तो साथ में इकोनॉमी का पढ़ सकते हैं या ज्योग्राफी का पढ़ सकते हैं। दो पार्ट का लेकर के चलिए, ज्यादा सही है, क्योंकि दो जगह डायनेमिक ढंग से आप लगे रहेंगे और एक डेढ़ घंटे दोनों में दीजिए। बाकी यहां पढ़ाया जा रहा है, इसी क्लास से सारा हो जाएगा। लेकिन कई लोग ज्यादा पढ़ने के एकदम आदी होते हैं, तो उनके लिए है कि दो चीज पढ़ते रहिए आप कम से कम। तो ये सब भारत सरकार का एनसीईआरटी पढ़ना है, और इस सब पे रोज नहीं सवाल किया करिए, इस पे तो हमने शुरू में बता ही दिया था। अब देखिए एनसीईआरटी ले लीजिए, 6वीं से 12वीं का एनसीईआरटी जिस भी चीज का है, हमने ज्यादा किताब आपको बताया नहीं पढ़ने के लिए, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने के लिए कहा है। और पुराने क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए कहा कि पुराना क्वेश्चन पेपर पीटी का और पुराना क्वेश्चन पेपर मेंस का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कम से कम 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर जरूर जानते हैं, सॉल्व कर डालिए। सॉल्व करने का मतलब रोज देखिए उसको, इस पार्ट से कौन सा सवाल आया, इस पार्ट से कौन सा आया, ताकि जानते सवाल आपके दिमाग में जो है बैठ जाए, सवाल आपके दिमाग में जानते बैठ जाए। और मैंने पहली, जिसको नहीं पता है कि कौन सा बुक पढ़े क्या पढ़े, पहली क्लास देख लीजिए, पहली क्लास में हमने सब बता दिया है। तो पहली और दूसरी क्लास देखने के बाद आपको पता चल जाएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। हर चीज पर हम लोगों ने बात पहले ही कर लिया है, इसीलिए कर लिया ताकि ये बीच बीच में जो लोग पूछते रहते हैं ना कि क्या पढ़ा जाए कैसे पढ़ा जाए, ये सारा समय खराब होता है इससे, और अंततः मिलता कुछ नहीं है। आप इतने मेहनत से आपने क्लास ज्वाइन किया, ये समय भी आपका खराब हो जाएगा। जो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, जो अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, अपनी किस्मत को पलटना चाहते हैं, बहुत अच्छी रैंक लाना चाहते हैं, उनको भी समस्या होती है कि बार बार आपका कमेंट देख करके इरिटेट होते हैं। इसलिए पेशेंस रख करके, बड़ा जब कोई भी काम किया जाता है तो पेशेंस रखा जाता है। आखिर जब सारा आप पढ़ेंगे तो फिर कोचिंग ज्वाइन करने का क्या मतलब है, खाली बस एनसीईआरटी पढ़ डालिए। हाँ, एनसीईआरटी पढ़ने में ही आपको करीब 6-7 महीना लग जाएगा। एनसीईआरटी भी कोई थोड़ा थोड़ा ही है, 6वीं से लेके 12वीं तक। कई लोग कहते हैं एनसीईआरटी के बाद और किताब बताना क्या, मुझे किताब नहीं याद है, मैं तो पूरा लिस्ट ही बना के डाल दूंगा, कई साल तक नहीं पढ़ पाएंगे आप। लेकिन ऐसा मैं क्यों करूंगा, ऐसा मुझे करना ही नहीं है। अच्छा, मेंस की क्लास के बारे में कुछ लोग पूछ रहे थे, तो अभी तो ये जो हम लोगों का सेशन है तो पीटी का, मेंस का अगला जानते हैं। मेंस का जब हम लोग क्लास लाएंगे तो यहां पे भी बताएंगे और जो है टेलीग्राम पे भी पोस्ट करेंगे कि मेंस की अलग से क्लास आ रही है। अभी तो जो आपका क्लास चल रहा है, जो आपकी क्लास चल रही है जीएस प्रीलिम्स का चल रहा है, जीएस प्रीलिम्स बैच है, जिसमें यूपीएससी को फोकस करते हुए सारे स्टेट की चीजों पर इसमें फोकस किया जा रहा है। बीपीएससी, यूपीपीसीएस या आरएएस और एमपीपीएससी, मतलब सबके सिलेबस को मैं शामिल करते हुए चल रहा हूं। बात समझ रहे हैं? नहीं, जो मेंस का मैं स्टार्ट करूंगा वो तो पीटी का भी एग्जाम हो जाएगा, तो उसके बाद तो मैं तो देखिए क्लास स्टार्ट ही करता रहूंगा। मेरे तो 1-2 कार्यक्रम नहीं आएंगे, मेरे तो बहुत सारे कार्यक्रम आएंगे। जीएस फाउंडेशन बैच आएगा, जीएस का मींस बैच आएगा, वो तो शुरू होगा। लेकिन अभी ये जो आपका चल रहा है ये जीएस प्रीलिम्स का बैच चल रहा है, और जून के बाद जुलाई से संभावना रहेगी कि हम मींस का भी हम लोग कुछ बैच लेकर के आए, और क्या लेके आएंगे वो तो उस समय जानते डिस्कशन होगा। अभी तो जो जिस बैच को आप कर रहे हैं ना उसको करते रहें। हम देखिए इस समय 2 बैच पे फोकस कर रहे हैं। इस समय ज्योग्राफी ऑप्शनल, इस समय ज्योग्राफी ऑप्शनल का एक बैच ले रहे हैं जो अब थोड़ा तेज हो जाएगा। देखिए ज्योग्राफी ऑप्शनल का बैच ये 6 से लेकर के आप मान लीजिए यही 8 PM ऐसे लिखते हैं, लेकिन 1.5 घंटे का। और ये दूसरा बैच अभी चल रहा है जीएस प्रीलिम्स बैच चल रहा है, ये 8 PM से लेकर के 10 PM का टाइम रखा है। लेकिन ये जानते आगे क्लास का टाइम बढ़ेगा, बात समझ रहे हैं? अच्छा, इसके बाद जो है ये 2 बैच तो अभी चल रहा है। इसके बाद जुलाई के आसपास से जानते हैं मेंस बैच लाने की संभावना है, मेंस बैच की संभावना है जो हम लोग लाएंगे। इसके अलावा मेंस भी आएगा, बहुत सारा क्रैश कोर्स का भी आएगा। बैच तो जानते हैं आते रहेंगे। तो ये जुलाई के आसपास मेंस का शुरू करेंगे। जब मेंस का शुरू करेंगे तो अनाउंस करेंगे, उसमें फिर जिसको जरूरत होगी वो एडमिशन ले सकता है, उसको कर सकता है। और अभी पीटी के साथ ही साथ में मेंस को कैसे डील किया जाता है थोड़ा बहुत महसूस करवाता हुआ चलूंगा, क्योंकि मेंस जानते हैं कैसे, मेंस के
मीन्स तब आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं जब आपकी समझ विकसित हो जाए, ओवरऑल समझ विकसित हो जाए। कहा जाता है मीन्स का एग्जाम वही पास कर सकता है जिसकी इंटीग्रेटेड समझ हो, एक दूसरे को जोड़ने की कला जिसके अंदर हो, जो कई विषय को एक साथ जोड़ सकता है, वही मेंस में पास हो सकता है। तो पहले तो एक विषय को आपस में जोड़ना सीखिए, फिर ऐसे कई विषय को आपस में जोड़ना सीखिए, और सबको इंटीग्रेटेड बनाना जब जान जाएंगे तो मेंस आसान हो जाता है कि नहीं। तो ये पीटी का बैच ही तो निर्णायक रहेगा आपका, क्योंकि मेंस देखिए, मेंस पढ़ाना टीचर के लिए सबसे आसान होता है, क्योंकि मेंस में पॉइंट्स वाइज पढ़ाया जाता है। पीटी पढ़ाना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि पीटी में फैक्ट भी है, बहुत सारा चीज होता है। मेंस में तो जानते हैं हर चैप्टर में 5-7 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, उसी को पढ़ाते हुए फ्रेम करवाते हुए आगे बढ़ लिया जाता है। इसीलिए हर कोई टीचर ये चाहता है कि वो मेंस पढ़ाए। जैसे हम लोग भी क्या चाहते, मन से अगर आप पूछेंगे तो मेंस से ही पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि मेंस में हमारे लिए मेहनत एकदम नहीं है कि नहीं। तो अभी जो है इस चीज पे आप फोकस करिए, जो 2 बैच चल रहा है, और इसके बाद जब हम लोग मेंस का बैच लेके चलेंगे तो उस समय जानते हैं मेंस के बैच को भी अनाउंस करेंगे, तो फिर मेंस के बैच में जिनको एडमिशन लेना रहेगा वो ले लेंगे। अभी तो इस 2 बैच पे फोकस करिए, और स्वयं भी फोकस करिए, और अपने परिचित लोगों को भी जानते हैं इससे जोड़िए, स्वयं भी जुड़े रहिए, सारी क्लास करते रहिए। जानते हैं सारी क्लास को रिवाइज करते, ये मत सोचिए, अच्छा अपने से मत कुछ डिसाइड करिए, अपने से निर्देश देने की आदत एकदम छोड़ दीजिए कि कितना मैं पढ़ाऊं, क्या पढ़ाऊं, कौन सा चीज। जब आप पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे कि ऐसे पढ़ा जाता है, ऐसे किया जाता है। बात समझ रहे हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, इससे आगे हम लोग कल बढ़ेंगे। तो जो लोग इस सेशन से जुड़े रहे सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा जानते कल हम लोग इसके बाद आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, जितनी भी क्लास चल रही है, किसी क्लास को छोटा बड़ा मत मानिए, उसको 2-2 3-3 बार देख करके, समझ करके नोट्स बनाने का प्रयास करिए। यही सारी चीजें बहुत मूल्यवान हो जाती हैं। जो लोग हर चीज को छोटा समझ करके, साधारण समझ करके छोड़ देते हैं, वो अपने जीवन में बदलाव नहीं ला पाते। इस नाते सारी क्लास को रिवाइज करते हुए चलना है, सारी चीज का नोट्स बनाते हुए चलना है, और जितनी चीज पढ़ाई जा रही सबको जो है ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और जिन्होंने ज्योग्राफी ऑप्शनल में नहीं लिया है वो ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले बैच से जुड़ जाए, और जो आपके परिचित जो लोग जीएस प्रीलिम्स वाले बैच से नहीं जुड़े हैं उनको जीएस प्रीलिम्स वाले बैच से भी जुड़ने के लिए कहें। हर एक व्यक्ति, आप में से हर व्यक्ति जो है कम से कम 2-3-4 लोगों को जोड़े, ताकि ये सिस्टम बड़ा किया जा सके, और जानते हैं पूरे मन से इस सिस्टम को फैलाया जा सके, ग्रामीण क्षेत्र के हर विद्यार्थियों तक पहुंचा जा सके। तो आप स्वयं भी जानते क्लास करते रहिए, और 2-4-5 लोगों को जोड़िए भी। तो आप सभी लोगों से यही आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत नमस्कार।